चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। टैक्स बूस्टर 2.0 में आज हमारा जीएसटी का सेकंड सेशन है, जहां पर हम न्यू टॉपिक सप्लाई डिस्कस करेंगे। सप्लाई आपके जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी पहली स्टेप जो होती है वो आपका सप्लाई नाम का टॉपिक होता है। तो बच्चे, इस वाले टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा। सप्लाई को स्टार्ट करने के लिए कुछ मैं आपके सामने कुछ 2-3 डेफिनेशन डिस्कस करूँगा। और कल हमने जो चैप्टर देखा था चार्जिंग सेक्शन वाला, उसको हमारा कंपाइल होना रह गया था, तो आज हम उसे लास्ट में कंपाइल कर लेंगे विद सप्लाई। तो स्टार्टिंग विद सप्लाई, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। सबसे पहले 2 डेफिनेशन है जो आप लोगों के बहुत काम की है। वो पहली डेफिनेशन है गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स मतलब क्या? गुड्स का यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन बताई कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, गुड्स। तो ये जैसे आईफोन आपके सामने दिख रहा है, बोतल वगैरह आपको दिख रही है, जितनी भी चीज़ें मूवेबल होती हैं सारी आपकी किस कैटेगरी के अंदर आने वाली है? गुड्स की कैटेगरी में। और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब कोई भी चीज़ जो गुड्स ना हो वो क्या हो जाएगा? सर्विस। मतलब बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन इन्होंने दी है कि गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ मूवेबल है वो क्या है? आपका गुड्स। और उसके अलावा कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो इन्होंने क्या बोल दिया? सर्विस है। लेकिन डेफिनेशन यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि गुड्स के अंदर भी बोला कि इट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। मतलब गुड्स के अंदर क्या नहीं आने वाला है? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी मतलब जैसे बेटा आपने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने बदले में आपको 100 रुपए के 10 नोट दे दिए, तो 1000 रुपए आपने मुझे दिए, 1000 मैंने आपको लौटा दिए। लेकिन ये मनी है, तो मनी के ट्रांजेक्शन को अपन सप्लाई नहीं बोलेंगे, मतलब इस पे जीएसटी नहीं आएगा। सेम उसी तरीके से सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह के ट्रांजेक्शन, इस पे भी आपको क्या नहीं लगने वाला है? जीएसटी। तो गुड्स की डेफिनेशन आज के बाद आपको रटी होना चाहिए। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन किसको छोड़कर? मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़कर। और सर्विस की डेफिनेशन, सब सेक्शन मतलब सेक्शन याद नहीं रखना, लेकिन आपको डेफिनेशन ध्यान होना चाहिए। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी चीज आपकी गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। अच्छा, मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है, तो मनी एंड सिक्योरिटीज क्या बन जाता? सर्विस बन जाता। जबकि गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि हमें मनी एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं चाहिए, इसलिए सर्विस के अंदर भी मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया है। बच्चे ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज को सारी छोड़कर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है? गुड्स। और सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सर्विस के केस में कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस, पहली चीज तो। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है तो वो सर्विस बन जाता, लेकिन सर्विस में से भी उसको क्या करा है? एक्सक्लूड करा है। और 2 और क्लैरिफिकेटरी पॉइंट इसके अंदर है कि वैसे तो मनी वगैरह पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यार अगर मैं आपसे 1000 रुपए दे रहा हूं और बदले में 100 के 10 नोट ले रहा हूं, और उस चीज का मैं आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूं 50 रुपए, तो ये 50 रुपए जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं ये सर्विस है और इस पे जीएसटी आपको लगेगा। मतलब अगर मैं मनी को एक्सचेंज करने पे या मनी को यूज करने पे कोई कंसिडरेशन आपसे चार्ज करता हूं तो दैट इज सर्विस, एंड उस पे आपको क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। और इधर भैया गुड्स के अंदर भी एक क्लैरिफिकेशन है कि एक्शनेबल क्लेम। सर क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम? बेटा वो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग टाइप की चीज है, तो ये सारी चीजें आपकी गुड्स के अंदर आएंगी। पहले लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे सेपरेट टैक्स लगता था, अब आज उस पे क्या लगने वाला है? जीएसटी। आज उस पे जीएसटी लगने वाला है, और इसलिए स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन में उनको इंक्लूड किया है। और एक और चीज क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह हैं ये भी आपके किस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं? गुड्स के अंदर। तो बेटा ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपके सामने कंपाइल करवाऊंगा डेफिनेशन, प्लीज अच्छे से फोकस करके सुनिएगा। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, और सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज अगेन। और भैया सर्विस के अंदर अगर कोई मनी के लिए आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो या सिक्योरिटीज के लिए कोई आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा, मतलब वो आपकी सर्विस है। और गुड्स के केस में आपके जो ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह हैं, एक्शनेबल क्लेम्स है, ये भी आपके गुड्स हैं, इस पे भी आपको जीएसटी लगेगा। कल हमने चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करा था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। वहां पर बोला था जब भी कोई टैक्सेबल पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा, किस चीज की? गुड्स या फिर सर्विस की, तो उसको क्या लगने वाला है? जीएसटी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गुड्स या सर्विस में से कुछ एक होना चाहिए। अगर वो गुड्स या सर्विस नहीं है तो भैया आपको जीएसटी फिर नहीं लगेगा। तो ये 2 डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। तो बेटा सेक्शन 7 के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो सेक्शन आप पढ़ने वाले हो ये सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर आता है। इसके अंदर 2 सब सेक्शंस हैं, सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स और सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स। और इंक्लूड के अंदर भी मैं आपको बता दूं 3 सेक्शन है, मतलब सेक्शन 7(1) के अंदर 3 सेक्शन, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C। पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं ताकि क्योंकि पूरा टॉपिक ही हमें ये पढ़ना है।
तो 71A, 71B और 71C। और सेक्शन 72 के अंदर भी दो सेक्शन सब सेक्शन है, 72A, 72B। मतलब देखिएगा ध्यान से स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड। सप्लाई इंक्लूड मतलब सेक्शन 71 और सप्लाई एक्सक्लूड मतलब सेक्शन 72। और सेक्शन 71 के अंदर भी तीन सबसेक्शंस हैं, मतलब तीन क्लॉज हैं, 71A, 71B, 71C। और 72 एक्सक्लूड के अंदर दो हैं, 72A और 72B। ये अपना पूरा टॉपिक होने वाला है। अभी तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इसके अंदर बेटा दो सबसेक्शंस, मतलब दो क्लोजेस, 71A एंड 71B। ये आपके विद कंसिडरेशन, मतलब यहां पर कंसिडरेशन जरूर होगा। और 71C के अंदर विदाउट कंसिडरेशन होगा। मैं आपको बता दूं, जीएसटी में अगर आप कंसिडरेशन नहीं भी चार्ज करते ना, तो भी 4 केसेस में, 4 ऐसे केस हैं, 4 ऐसा पैरा है जो कि स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर नोटेड है कि उन केसेस पे भले ही कंसिडरेशन नहीं है तो भी आपको वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो भैया 71A में कंसिडरेशन मस्ट है, 71B में कंसिडरेशन मस्ट है, लेकिन 71C में कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन है। और इधर अगर मैं बात करूं 72A के अंदर एक स्केड्यूल आता है, स्केड्यूल 3 नेगेटिव सप्लाई। और 72B के अंदर भी कुछ चीजें आती है, नोटिफाइड सप्लाई, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा अभी तक दो स्केड्यूल बता चुका हूं। 71C के अंदर 4 चीजें जहां पर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा, वो 71C। इसके अंदर क्या आएगा, स्केड्यूल नंबर 1। और 72 के अंदर स्केड्यूल नंबर 3 आपका आने वाला है, नेगेटिव सप्लाई, मतलब जिन चीजों पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। और बेटा एक बार अगर कोई चीज सप्लाई हो गई, सप्लाई किस सेक्शन की वजह से होगी, सेक्शन 71। अगर कोई चीज सप्लाई हो चुकी है तो अब स्केड्यूल नंबर 2 पिक्चर में आएगा, वो आपको बताएगा कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये रटने से ज्यादा समझने वाला टॉपिक है। अभी तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं, ये तो पूरा ही चैप्टर हो जाएगा। तो बेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान आना चाहिए, क्या ध्यान रहना चाहिए जब आप पढ़ो अपने लेवल पर, तो भी आप ऐसे ही कुछ पढ़ना। सेक्शन 71 सप्लाई इंक्लूड, सेक्शन 72 सप्लाई एक्सक्लूड। और इंक्लूड के अंदर 3, 71A, 71B, 71C। और एक्सक्लूड के अंदर 2, 72A, 72B। और कोई चीज अगर, अच्छा 71C के अंदर आता है स्केड्यूल नंबर 1, जहां पर 4 चीजें हैं विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई। और 72A के अंदर आता है नेगेटिव सप्लाई, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और इसी तरीके से बेटा अगर कोई चीज सप्लाई बन गई है तो आपके पिक्चर में आता है स्केड्यूल नंबर 2, जिसका काम है ये बताना कि वो सप्लाई गुड्स का है या फिर सप्लाई सर्विस का है। तो आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन 71A। मैं सेक्शन 71A से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पढ़ने का पहला सेक्शन 71A है। और सेक्शन 71A आपसे बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख देता हूं। सेक्शन 71A बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ऑल फॉर्म ऑफ, बेटा ध्यान सुनिएगा, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज, फॉर एग्जांपल, सच एज मतलब फॉर एग्जांपल, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। आगे बोलता है ये मेड और एग्रीड टू बी मेड। हम डिस्कस करेंगे सब कुछ अभी। मेड और एग्रीड टू बी मेड। मेड का मतलब होता है कि सही में हो चुका है, और एग्रीड टू बी मेड का मतलब है कि होने वाला है। अच्छा, एग्रीड टू बी मेड कैसे पता चलता होगा, बच्चे ध्यान सुनिएगा। आपको एपीटी में पढ़ाई करना थी, आपने 10,000 रुपए एडवांस दे दिए, मतलब देयर इज एन एग्रीमेंट। या फिर बेटा आपने स्टार्ट कर लिया है, ये आपकी इंटेंशन है, तो ये कौन सी वाली केस में आ जाएगा, एग्रीड टू बी मेड। क्या बोला, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। ऑब्वियसली बात है, 71A के अंदर मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन मस्ट है। फॉर कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ, फॉर कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये किस लिए भी होना चाहिए, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, यही चीज हमें अच्छे से डिस्कस करनी है। सेक्शन 71A ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर कंसिडरेशन मतलब क्या, बेटा कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए ना क्या लिखा है, कंसिडरेशन एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड। पेमेंट या तो हो चुका है या फिर होने वाला है, किस लिए, अच्छा वेदर इन मनी और अदरवाइज, जरूरी नहीं है मनी के फॉर्म में हो, मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और काइंड के फॉर्म में भी हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बट इट ऑलवेज एक्सक्लूड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें हमेशा एक्सक्लूड की जाएगी,
फर्स्ट इज एनी सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देगी वो आपको एक्सक्लूड करना है, इसके अलावा कोई भी डिपॉजिट आपको एक्सक्लूड करना है अनलेस दैट डिपॉजिट हैज बीन अप्लाइड इन द सप्लाई। जैसे बेटा कभी भी अपन ना एडवांस देते हैं, एडवांस और डिपॉजिट लगभग सेम होता है, एडवांस एडजस्ट कर लिया जाता है, डिपॉजिट जनरली एडजस्ट नहीं किया जाता। तो अगर आपने एक नॉर्मल डिपॉजिट दिया है तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डिपॉजिट आप एडजस्ट करने वाले हो सप्लाई की कंसिडरेशन में तो उसको अपन क्या मानेंगे, कंसिडरेशन। वापस से ध्यान से सुनिएगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या बेटा, लेवल नहीं, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए व्हाट इज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मतलब क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 31, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बट इट ऑलवेज एक्सक्लूड दो चीजें, एक तो भैया डिपॉजिट एक्सक्लूड करने वाला है, नॉर्मल वाला डिपॉजिट जो होगा, और इसके अलावा कोई भी सब्सिडी जो आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी वो भी आपको एक्सक्लूड करना है। सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम थे, आप और मैं थे सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, और सेक्शन 7(1)(a) के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये सब चीजें हो जाती है तो आपको जीएसटी लग जाएगा। बेटा एक बार मैं आपको सिंपल वे में इधर यहां बताने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप सप्लाई करोगे, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सर ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई मतलब क्या बेटा, वो सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ये आप क्या कर रहे हो, या तो आपने कर दिया है, कर दिए का मतलब क्या होता है मेड, या फिर आप करने वाले हो जिसका मतलब होता है एग्रीड टू बी मेड। और किस लिए आप करने वाले हो, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट है 7(1)(a) के अंदर। और बेटा सिर्फ कंसिडरेशन से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये किस लिए होना चाहिए, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये किस लिए होना चाहिए, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। समोसे आपकी मम्मी ने बनाए आपके खाने के लिए, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, समझिएगा मेरी बात। लेकिन समोसे अगर आपने बेचने के लिए बनाए होते तो भैया सप्लाई माना जा रहा था, हो सकता है इस पे क्या लग जाता, जीएसटी। अब बेटा अगर हम इस चीज को, क्योंकि हमें डिटेल डिस्कशन तो इसी चीज का करना है, पहले तो हमें याद करना है, तो सबसे पहली चीज तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 7(1)(a, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस such as sale, barter, exchange, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for consideration in the course of furtherance of business। और इसमें कंसिडरेशन मतलब क्या वो आपको पता होना चाहिए, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब बेटा ये है, देखिए एग्जैक्ट वर्डिंग में आपको एक बार दिखा रहा हूं, सेक्शन 7(1)(a, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज मतलब फॉर एग्जांपल सेल, आपको सबको पता है व्हाट इज सेल। ट्रांसफर भी इसके अंदर आ जाएगा बेटा, सेल का ही एक ब्रॉडर टर्म होता है ट्रांसफर। इसके अलावा बार्टर, बार्टर आपको ऑलरेडी पता होगा, बार्टर में जहां पर आप काइंड में एक्सचेंज कर रहे हो चीजें। अच्छा एक्सचेंज की जब बात आती है तो एक्सचेंज इटसेल्फ इज अ टर्म, जहां पर आप एक मोबाइल देके एक दूसरा मोबाइल एक्सचेंज करते हुए कोई तीसरी चीज खरीद रहे होते हो। तो ये सब, ये जो एक्सचेंज वाली चीज है ये भी आ जाएगी। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब किसी चीज को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, मान लीजिए कोई पुराना एसेट है जिसको आप फ्री कबाड़े के भाव में या फिर कम रेट पर बेच रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो वो भी आ जाएगा। लाइसेंस, किसी को आप लाइसेंस दे रहे हो तो वो भी आपका सप्लाई हो जाएगा, मतलब ये सचेस हो गया। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, एक्सचेंज वगैरह ये आ जाएगा। मेड और एग्रीड टू बी मेड से आज के बाद आपको क्लियर रहना चाहिए, मेड मतलब आप सप्लाई कर चुके हो, या फिर अग्रीड टू बी मेड मतलब आप करने वाले हो। सर कैसे पता चलेगा कि अग्रीड टू बी मेड है, बेटा हो सकता है आपने मुझे एडवांस दे दिया हो सकता है मैं और आप किसी एग्रीमेंट में एंटर कर चुके हो, तो उससे क्या पता चलेगा सप्लाई होने वाली है। अच्छा किस लिए होने वाली है, फॉर कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, एनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। बट इट ऑलवेज एक्सक्लूड दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट इज एनी सिक्योरिटीज, फर्स्ट इज बेटा कोई भी सब्सिडी जो आपको किससे मिली है, गवर्नमेंट, और सेकंड आपका नॉर्मल वाला डिपॉजिट। सर नॉर्मल डिपॉजिट क्यों बोल रहे हैं बेटा, सारे डिपॉजिट ऐसे ही होते हैं, सारे डिपॉजिट ऐसे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी है ना लोग डिपॉजिट को भी सप्लाई में एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको आप कंसिडरेशन का पार्ट मानोगे। चलिए अब
यहीं पर लिखा था इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है बेटा, आपने अपनी एक पुरानी कार जो आपकी पर्सनल कार है आपने बेच दी, तो उसका कोई भी लेना देना आपके बिजनेस से नहीं है, तो ऐसी कार के बेचने पे आपको जीएसटी नहीं आएगा। या फिर आपकी मम्मी वगैरह ने कोई ज्वेलरी वगैरह बेच दी, तो भाई ये पर्सनल लेवल पे चीजें हो रही हैं, इसका कोई भी लेना देना बिजनेस से नहीं है। बेटा ध्यान सुनिएगा, आपकी मम्मी जब ज्वेलरी बेच रही है बिजनेस नहीं है, लेकिन यही ज्वेलरी अगर कोई ज्वेलर बेच रहा होता तो वो सप्लाई माना जाता, वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता। यहाँ पर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आपकी पुरानी कार बिकने पे आपको जीएसटी नहीं आएगा, या फिर आपकी घर की पुरानी ज्वेलरी बेचने पर आपको जीएसटी वगैरह नहीं आएगा। या फिर मंदिर वगैरह में आप जाते हो, वो वहां पर होता है प्रेफरेंस के लिए आपको पैसा कुछ देना होता है कि भैया आपका कुछ हवन है, एक बजे है वगैरह वगैरह, तो वो टाइम स्लॉट बुक करने के लिए कुछ इस टाइप का प्रसाद वगैरह के लिए या कुछ पूजा वगैरह के लिए चार्ज किया जाता है, उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ रहे हैं बात को? तो दैट वाज सेक्शन 71A। अब अगर मैं बात करूं 71B, तो 71B के अंदर आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बेटा सेक्शन 71 सप्लाई इंक्लूड के अंदर तीन चीजें थी 71A, 71B, 71C। तो 71 यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से कर रहे हो आप, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और बेटा मैंने आपको बताया था 71A में भी कंसिडरेशन मस्ट है और 71B में भी कंसिडरेशन मस्ट है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किस लिए? कंसिडरेशन के लिए, फॉर कंसिडरेशन, मतलब कमाना पैसा इंटेंशन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे उसका लेना देना बिजनेस से हो या फिर नहीं हो, दोनों ही केस में वो सप्लाई सर्विस मानी जाएगी अगर कंसिडरेशन है तो। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जब भी आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? पैसे में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब उसका बिजनेस से कोई लेना देना हो या नहीं हो, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई मानी जाएगी। सेक्शन 71B, सेक्शन 71B। अब बेटा ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 71B ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करी है, इसको मैं कस्टम एक्ट से रिलेट करवाता हूं आपके सामने। भैया इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो 71B, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता ना तो आपको जीएसटी उसके बारे में बात नहीं करता। फिर उसकी बात कौन करता है यार? कस्टम एक्ट बात करता। देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता तो कौन उसकी बात करता? कस्टम एक्ट, और वो बोलता कि वैल्यूएशन किया जाएगा, कस्टम वगैरह लगाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में बात कौन कर रहा है? आईजीएसटी एक्ट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है आपको। कौन बात कर रहा है? आईजीएसटी एक्ट। वैल्यूएशन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा? सेक्शन 15 और टाइम ऑफ सप्लाई या जो भी प्रोविजन है वो जीएसटी एक्ट आपको बताएगा। मतलब आपको पहली चीज जो क्लियर होना चाहिए, यहां पर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स के लिए तो कस्टम एक्ट लगता है। चलिए सेक्शन 71B, अभी आपको सिर्फ वर्डिंग क्लियर होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज योर सेक्शन 71B। और बेटा सेक्शन 71B के बाद अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर पे आएंगे अपन, तो इसके बाद आपके सामने पिक्चर में आएगा सेक्शन 71C। सेक्शन 71C विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एक सेकेंड, 71A और 71B में तो विद कंसिडरेशन ही था, और आपने अभी इस चीज को टैली भी किया कि विद कंसिडरेशन था। लेकिन सेक्शन 71C में आपको टैली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है सेक्शन 71C विदाउट कंसिडरेशन। तो सेक्शन 71C विदाउट कंसिडरेशन के अंदर स्केड्यूल नंबर 1 आ जाता है बेटा। स्केड्यूल नंबर 1, सर व्हाट इज स्केड्यूल नंबर 1? बेटा जीएसटी एक्ट के अलावा कुछ स्केड्यूल्स वगैरह हैं जो कुछ गवर्न है, और सेक्शन 71C के अंदर जो स्केड्यूल आता है वो कौन सा वाला स्केड्यूल है? सेक्शन स्केड्यूल नंबर 1। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल जीएसटी के अंदर 4 ऐसे केस हैं जहां पर जीएसटी मतलब कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी आपका क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा, और आपको क्या लग जाएगा? जीएसटी। और ये सब बातें आपको कौन बताने वाला है? स्केड्यूल 1। तो एक काम करते हैं बेटा, सेक्शन 71C के अंदर अपन स्केड्यूल नंबर 1 देखेंगे। स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर 4 पैरा है टोटल 4 पैरा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे ध्यान रखिएगा, आप लोगों के केस में इसको डीम्ड सप्लाई भी बोला जाता है। डीम्ड सप्लाई भी आप लोगों के केस में बोला जाता है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन बोल दूं तो भी 71C, डीम्ड सप्लाई बोलूं तो भी 71C, और मतलब स्केड्यूल 1 बोलूं तो भी 71C। ठीक है, सब आपस में लिंक है। तो भैया इसके अंदर टोटल 4 पैरा है, जिसमें पहला पैरा आपको याद रखना पड़ेगा, पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो पहला पैरा क्या हो जाएगा आपका? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। याद रखने वाली बात है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसपे आपने आईटीसी लिया था और उसको आप अगर फ्री में बेच देते हो ना, सरकार आपको पनिश कर रही है। आपने पहले इस एसेट पे क्या लिया था? आईटीसी, अब आप इसको फ्री में नहीं दे सकते हो। अगर आप इस एसेट को फ्री में भी बेच दोगे ना, तो हम सेक्शन 71A के अंदर उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई। उसको सेक्शन 71A के अंदर क्या
7(1)(c) के अंदर पैरा 1 के अकॉर्डिंग क्या मान लेंगे, सप्लाई। मतलब आपको पता है क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें समझिएगा। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया और इस चीज को आपने फ्री में बेच दिया, तो अब जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगा आपको। जीएसटी कब लग रहा है, आपकी एक गलती की वजह से। और वो गलती क्या थी कि पहले आपने कभी उस चीज पर आईटीसी लिया था और आज आप उस चीज को फ्री में बेच रहे हो आगे, तो फ्री में दे रहे हो। तो सरकार बोल रही है आपकी हिम्मत कैसी हुई कि कोई चीज आपने आईटीसी हमसे मांगा था और आज आप उसको फ्री में सप्लाई कर रहे हो। ऐसी चीज को भले ही आप फ्री में सप्लाई करो, हम उसको 7(1)(c) के स्केड्यूल नंबर 1 के पैरा 1 के अकॉर्डिंग क्या मान लेंगे, सप्लाई, और आपको क्या लग जाएगा, जीएसटी। सर जीएसटी कैसे लगेगा, 0 रुपए पे बेचेंगे तो? बेटा वो कैसे लगेगा, मैंने आपको रूल नंबर 15 पढ़ाया था, मैंने आपको सेक्शन 15 पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी वजह से अगर नहीं निकल पाता है वैल्यूएशन, तो अपन वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जहां पर वो फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। क्योंकि आपने इसको फ्री में दिया है, लेकिन हो सकता है आप इसको पैसे में बेचते तो ये 1 लाख रुपए में बिकता, तो जितने में बिकता उस पर आपको जीएसटी आ जाएगा। चलिए इसके बाद बेटा पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 के अंदर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आपको आज बताऊंगा, मतलब समझिएगा बेटा। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मिस्टर मार्स ने मिसेस मार्स को कोई चीज सप्लाई करी है फ्री में, जीएसटी लगेगा। या फिर मिस्टर रिलायंस भोपाल ने रिलायंस इंदौर वाले को कुछ सप्लाई करी है तो भी जीएसटी लगेगा। कल मैंने आपको डिस्टिंक्ट पर्सन की सिखाई थी डेफिनेशन के, व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलायंस इंडस्ट्री जो भोपाल वाली है और रिलायंस इंडस्ट्री जो यूपी वाली है, वो आपस में क्या कहलाती है, डिस्टिंक्ट पर्सन। आपस में कोई भी सप्लाई करेंगे फ्री में ही करते हैं ऑब्वियसली, मैं आपको बता दूं बेटा। रिलायंस भोपाल वाली रिलायंस इंदौर वाली से क्यों ही पैसा चार्ज करेगी, फ्री में ही करेगी। लेकिन सरकार क्या बोल रही है, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2। तो दो चीज हो गई ये। इसके बाद बेटा इसके बाद तीसरी चीज, मैं आपको रिलेटिव की डेफिनेशन अभी बता दूंगा एक बार। तीसरी चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। मतलब पैरा नंबर 2 के बाद पैरा नंबर 3 क्या आ रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर वही वाले एजेंट की बात हो रही है जो अपना खुद का इनवॉइस इश्यू करता है, ऑन इनवॉइस, जो ऑन इनवॉइस इश्यू करता है, ऐसे वाले एजेंट की यहां पर बात हो रही है। तो पैरा नंबर 3 क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। जो कि कौन सा इनवॉइस इश्यू करता है, खुद का। आपको पता है खुद का इनवॉइस कौन इश्यू करता है, एक बड़ा वाला एजेंट, दमदार एजेंट, जो कि भाई सप्लाई प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, लेकिन उसके नाम, उसका जो इनवॉइस है वो खुद के नाम पर है। तो तीसरा केस तो अपना ये हो गया, 3 केस। इसके बाद बेटा चौथा केस, चौथा केस क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अभी आपने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपका था सेक्शन 7(1)(b। और अभी आप क्या देख रहे हो, सेक्शन 7(1)(c) के स्केड्यूल 1 का पैरा नंबर 4। यहां पर भी लिखा क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन यहां पर विद कंसिडरेशन की जगह क्या लिखा है, विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा वहां पर क्या था, वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पर क्लियर कट शब्दों में लिखा है इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा वहां पर आप किसी से भी लो उसको सप्लाई माना जाता था, लेकिन यहां पर अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन से लोगे जो इंडिया के बाहर है, या फिर अपनी खुद की एंटिटी से लोगे जो इंडिया के बाहर है, तो ही सप्लाई माना जाएगा। अपन कंपेयर करेंगे अभी चीजों को, प्लीज फोकस करिएगा। और सप्लाई वाला टॉपिक अपन 2 फेज में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा उसको वेग करता हुआ पढ़ाऊंगा, थियोरेटिकली उसको मैं उसको एक्सपेंड करता जाऊंगा, और बाद में मैं आपको उसे कंपाइल कराऊंगा सिंपल वे में। तो क्योंकि बेटा यहां पर आपका दिमाग खुलना चाहिए। सेक्शन 7(1)(c) के अंदर स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर पैरा 4, और पैरा 4 में क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। पहले क्या पढ़ा था 7(1)(b) में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। वहां क्या पढ़ा था, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पढ़ा था वहां पर। यहां पर क्या है, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वेदर और नॉट नहीं है, अगर बिजनेस से रिलेटेड होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, इस विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो। एक और चीज, वहां पर आप किसी से भी ले लो ऐसा कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन यहां पर आप क्लियर शब्दों में लिखा है कि यहां पर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, और किससे कर रहे हो, अपने खुद के रिलेटिव से, या तो अपने खुद के रिलेटिव से कर रहे हो या अपनी खुद की एंटिटी से कर रहे हो जो कि इंडिया के बाहर है, और इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो, मतलब बिजनेस की वजह से आप वो चीज कर रहे हो, तो इसको क्या मान लेंगे हम, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको अभी तक का पार्ट कंक्लूड करवाऊं सिंपल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, तो बेटा ध्यान सुनिएगा, मैं आपको कंक्लूड पूरा नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 7(1)(a) और 7(1)(b) में विद कंसिडरेशन है, और 7(1)(c) में क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा 7(1)(a) में, पर्टिकुलरली 7(1)(a) की बात कर रहा हूं, अब आपको क्लियर होना चाहिए।
कि 7(1) में कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए, लेकिन 7(1) में कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस से लेने देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 7(1) में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। समझिएगा बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपल वे में, अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूं तो यार कंसिडरेशन या बिजनेस में से एक चीज तो होनी चाहिए। 7(1) में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेशन। और 7(1) की अगर मैं बात करूं तो कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर बिजनेस से रिलेशन हो या नहीं हो, मतलब सप्लाई मानने के लिए कुछ तो हो यार। 7(1) में तो कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए, और 7(1) में कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा। 7(1) में क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो बिजनेस से रिलेशन होना चाहिए उसका। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब कुछ ना कुछ तो हो जिसकी वजह से जीएसटी उस पर लगाया जाए। चलिए इसके बाद बेटा सेक्शन 7(2). सेक्शन 7(2) आपको किस बारे में बात करने वाला है, सप्लाई एक्सक्लूड्स। तो सप्लाई एक्सक्लूड की बात करेगा सेक्शन 7(2), और 7(2) के अंदर भी मैं आपको बता दूं दो सेक्शंस हैं, 7(2)A 7(2)B। एक काम करता हूं बेटा, क्योंकि 7(2)B आपका लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कम है, छोटा सा है, तो मैं आपके सामने इसको डिस्कस करता हूं यहीं के यहीं, मैं वहां पर लेके भी नहीं जाऊंगा आपको। बेटा सेक्शन 7(2)B नोटिफाइड सप्लाई, सेक्शन 7(2)A है नेगेटिव सप्लाई और 7(2)B क्या है, नोटिफाइड सप्लाई। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी सप्लाई नगर पंचायत या फिर नगर पालिका वगैरह कर रही है 243W या 243G, आर्टिकल नंबर 243G या 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, नगर पंचायत कोई ना कोई काम तो करती होगी, तो वो काम कौन से करती होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी है। तो यार आपने ही नगर पंचायत को पावर दी है और वो काम कर रही है, तो आपको उसको सप्लाई नहीं मानना है और जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन 7(2) का बी। और इसके अलावा एक और कैसे मैं आपको बता दूं, और भी कुछ नोटिफाइड कैसे जो सरकार ने करे, सरकार बोलती है एल्कोहलिक लिकर के लिए जो हम लाइसेंस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी, मतलब एल्कोहलिक लिकर का जो लाइसेंस है वो भी आपका नोटिफाइड सप्लाई में आएगा और उस पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। नॉर्मल लाइसेंस जीएसटी लगेगा, एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि नोटिफाइड सप्लाई में दो चीजें आती है, मैं आपको बताऊं। एक तो यार जो भी आपकी नगर पंचायत नगर पालिका वगैरह है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उन्हें पावर दी और वो सर्विस सप्लाई कर रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लग जाता, लेकिन इन्होंने उसको नोटिफाइड सप्लाई में डाल दिया। और सेक्शन 7(2) एक्सक्लूड के अंदर नोटिफाइड सप्लाई आता है, मतलब यहां पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। और एक और केस कब नहीं लगेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, एल्कोहलिक लिकर। मान लीजिए आप मेरे पास एल्कोहलिक लिकर लेने आए, मैं मामा जी हूं, तो एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस आप मेरे पास लेने आए हो, मैंने आपको लाइसेंस दिया, उसके बदले में 1000 रुपए चार्ज किए, इस 1000 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि भैया सरकार ने नोटिफाइड सप्लाई के अंदर उस पर जीएसटी लगाने से मना कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए सर एल्कोहलिक लिकर वाले लाइसेंस पे नहीं लगेगा, क्या नॉर्मल लाइसेंस पे लगेगा? यस बेटा, नॉर्मल लाइसेंस आपकी सप्लाई मानी जाएगी और उस पे आपको जीएसटी लगेगा, अनलेस एग्जेम्प्ट ना हो। बेटा ध्यान सुनिएगा, अभी हम सप्लाई जो पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इस चीज को डिसाइड करने में कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई होने के बाद भी चीज एग्जेम्प्ट हो सकती है आगे जाके। आपने पढ़ा था एग्जेम्पशन वाला टॉपिक, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन आज तो हम उतने ही स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो आज तो हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि भैया जीएसटी लगाना है तो पहला कदम है सप्लाई, सप्लाई नहीं होगा तो आगे बात ही नहीं होगी। सप्लाई होने के बाद भी जरूरी नहीं है जीएसटी लगी जाएगा, वो नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है, वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। समझ रहे बात को आप लोग। चलिए सेक्शन 7(2) के अंदर एक और सबसेक्शन आता है आपका सप्लाई एक्सक्लूड्स, और सप्लाई एक्सक्लूड के लिए स्केड्यूल नंबर 3 आता है। चलिए आप मुझे बताइए, अभी हमने स्केड्यूल नंबर 1 देखा था जिसके अंदर हमने कितने पैरा देखे थे? 4 पैरा। आपको मैं एक चीज बता दूं, सप्लाई इज अ टॉपिक जो आपको याद तो बेटा इजीली हो ही जाएगा, लेकिन आपको समझ उसकी रखनी है, अंडरस्टैंडिंग। तो सेक्शन 7(2) है सप्लाई एक्सक्लूड में स्केड्यूल नंबर 3 है। स्केड्यूल नंबर 1 पढ़ा था, अब आप 3 पढ़ रहे हो, तो 3 के अंदर मैं आपको दिखाता हूं नेगेटिव सप्लाई, इसको बोलते हैं नेगेटिव सप्लाई। चलिए नेगेटिव सप्लाई में बेटा मैं आपके सामने बता रहा हूं, स्केड्यूल नंबर 3 ट्रांजैक्शन नोट टू बी ट्रेडेड एज सप्लाई, मतलब इन ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं बोलेंगे, ये आपकी नेगेटिव सप्लाई है। नेगेटिव सप्लाई मतलब सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इस पे जीएसटी आपको नहीं लगेगा। तो पहली चीज है भाई, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू दी सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू दी एम्प्लॉयर। आपको पता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में उसे सैलरी मिलती है, सैलरी वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? स्केड्यूल नंबर 3 नेगेटिव सप्लाई में पहला पॉइंट कि जब भी कोई सर्विस एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में होगी तो उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव सप्लाई। फिर चीजें कुछ लिखी है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, आप पहले छोड़ के जा रहे हो, कुछ पैसा मिल रहा है, नॉट टैक्सेबल। या फिर कैजुअल लेबर वगैरह है, जो आपको लेबर दिन जो दहाड़ी मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, उसको भी कोई टैक्सेबल आपको अमाउंट नहीं होगा।
इसके अलावा भैया नॉन कॉम्पिट फी, बच्चे ध्यान सुनिएगा, नॉन कॉम्पिट फी आप जो दे रहे हो ना, ये आप अपने एम्प्लॉय को नहीं देते हो, आपके कंपटीशन को शायद दे रहे हो, और इसका लेना देना सरकार मानती है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल है, क्योंकि इसको एम्प्लॉयमेंट की उसमें नहीं मानेंगे। इसके अलावा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस सेक्शन सैलरी वाले सेक्शन के अंदर डिडक्ट होता है तो सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर प्रोफेशनल वाले सेक्शन में डिडक्ट होता है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। अब बेटा पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, स्केड्यूल नंबर 3 में कोई भी सप्लाई अगर हो रही है जो कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही है, तो हम उसको नेगेटिव सप्लाई बोलेंगे। उसके अंदर मैंने आपको कुछ 2-3-4 चीजें बताई जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बेटा वैसे तो सारी चीजें सप्लाई नहीं है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लेकिन एक नॉन कॉम्पिट फी आपकी सप्लाई मानी गई है, क्योंकि इन्होंने माना है कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल अगर इंडिया में कोई भी सर्विस सप्लाई करता है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। आपको पता है सप्लाई नहीं मानने से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है बेटा, जनरल पब्लिक को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इस चीज पर आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ रहा है। ऐसे ही बेटा अगर आप किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विस लेते हो तो भी आपको कोर्ट फी लगती है 1000 रुपए 2000 रुपए, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ सप्लाई। इसके अलावा तीसरी चीज, कोई भी सर्विस जो एमपी मतलब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मेंबर ऑफ पंचायत, या फिर मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, पार्षद वगैरह, मतलब सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं जो सरकारें बनाते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भैया उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, अगर वो अपनी विधायकी या फिर अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टर्म्स में कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाय की दुकान खोल के बैठे, तो वो सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा। मतलब यहाँ पर बात हो रही है उनकी विधायकी से रिलेटेड। आपको पता है इनको वो विधायक निधि वगैरह ऐसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे ये डेवलपमेंट कराते हैं, तो वो उन चीजों पर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। सेकेंड चीज, कोई भी पर्सन जो कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, कहां पर होल्ड कर रहा है, कंट्री के अंदर, मतलब कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर कोई सिग्निफिकेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे वो पावर दी थी, जैसे कि इंडिया के अंदर हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, तो भाई वो जो गवर्नर है आप मुझे बताओ क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दी और एक सिग्निफिकेंट पोस्ट दी है, जैसे कि गवर्नर है या फिर कोई जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लो, या फिर इस टाइप की जो भी पोस्ट होती है, तो भैया इन लोगों की अगर ये लोग कोई सप्लाई करते हैं तो इस पर भी आपको जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। तीसरी चीज, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन मतलब मेन, तो भैया उसकी भी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर आपको पता है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग थे, और इन लोगों की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगाया। अभी तक मैंने आपको स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर 3 चीजें बताई हैं जहां पर आपकी सप्लाई नहीं मानी जा रही है, नेगेटिव सप्लाई। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दी, जीएसटी प्राइमा फेसी नहीं लगेगा, नॉन कॉम्पिट फी पे लग सकता है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि भाई एमपी, एमएलए वगैरह कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा, बिजनेस मतलब जो उनके उस चीज से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ कोई बंदा कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी चेयरपर्सन अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वगैरह का होगा तो उसकी सर्विसेज पे भी जो उस कैपेसिटी में प्रोवाइड करेगा जीएसटी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ध्यान रखिएगा कि ये लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर यही लोग अपना बिजनेस कर रहे होंगे, मान लीजिए हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने कोचिंग क्लासेस खोल ली, तो ये बिजनेस कर रहे हैं, तो जो कोचिंग क्लासेस है उस पर जीएसटी लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। इसके बाद बेटा चौथी चीज, मतलब चौथी नेगेटिव सप्लाई में चौथी चीज, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। मतलब भाई ऑब्वियसली बात है, इंसान मर चुका है, मरने के बाद जाते जाते भी जीएसटी पे करते हुए नहीं जाएगा, तो क्या बोला भाई, फ्यूनरल, मतलब ये उसकी क्रियाक्रम से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर उसको उसकी डेड बॉडी को इधर से उधर ले जाना वगैरह, तो इस पर भी आपको जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। दिट इज अ बेनिफिट गिवन टू जनरल पब्लिक। तो अभी तक मैंने आपको 4 बता दिए हैं, ये आपको लिस्ट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। 5वीं चीज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैरा 5। बेटा जब भी आप सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करोगे 5B एक्सेप्शन है। 5B किसका? स्केड्यूल नंबर 2 का, जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ स्केड्यूल नंबर 2। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा ध्यान सुनिएगा, जब भी आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे प्राइमा फेसी थॉट आपको यही आएगा कि सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, नेगेटिव सप्लाई है, लेकिन सब्जेक्ट टू 5B ऑफ स्केड्यूल 2। अगर पैरा 5 का B ऑफ स्केड्यूल नंबर 2 बोलता है कि वो सप्लाई है, तो फिर हम उसको सप्लाई मानेंगे।
चलो इसके बारे में बेटा अगर मैं अंदर बात करूं आपकी, इसी को अगर मैं डिस्कस करूं तो नॉर्मली जब आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग आप बेच रहे हो या फिर आप बना रहे हो और आपने फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले एक भी रुपए अगर आपने रिसीव कर लिए तो आपको जीएसटी लग जाएगा। 5 भी उसी की बात करेगा कि यार कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी मिलने से पहले अगर आपने एक भी रुपए रिसीव कर लिए, इवन अ सिंगल रुपया अगर आपने रिसीव कर लिया तो आपको पूरे इंटायर ऑफ द अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। मतलब सीधी सी बात है बेटा, ये इसको आप इमेजिन करिएगा, आप एक बिल्डर हो, आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो और लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो, कंप्लीट है, आपका सब कुछ कंप्लीट है, सीसी मिल चुका। सीसी मिलने के बाद आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो, सरकार बोल रही है हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीसी मिलने के बाद बेचा है और पैसा भी आपने कब लिया? सीसी मिलने के बाद। लेकिन बाई चांस किसी बिल्डर ने सीसी मिलने से पहले ही किसी से 1 रुपए भी कलेक्ट कर लिए तो बेटा ध्यान सुनिएगा, आपने ना 10 लोगों को प्रॉपर्टी बेची, 10 में से एक जो इंसान था ना उसका नाम था मिस्टर माज, उन्होंने क्या करा, सीसी मिलने से पहले ही 1 रुपए आपको दे दिए थे, तो मिस्टर माज वाले केस में आपको जीएसटी लग जाएगा। लेकिन जो जितनी बाकी आप सेल करोगे, जिनका पूरा पैसा सीसी के बाद मिला होगा, आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, लेकिन अभी कोशिश करिए इसको आप समझ पाओ। चलिए इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम, अच्छा ये शब्द एक्शनेबल क्लेम कहीं तो हमने सीखा था, अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको ध्यान हो, गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। तो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया था। सर क्यों किया था स्पेसिफिकली इंक्लूड? बेटा मैं आपको बता दूं, पहले एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी या वेट वगैरह नहीं लगता था, सरकार जीएसटी में उस पे लगाना चाहती थी जीएसटी, इसलिए आपको क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पर लिख दिया इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब एक्शनेबल क्लेम्स भी आपके क्या माने जाएंगे? गुड्स माने जाएंगे। सर उससे होगा क्या? बेटा सेक्शन 7(1)(a) ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो जब भी मान लो आपकी सप्लाई हो गई, और किस चीज की सप्लाई हो गई? गुड्स की। एक्शनेबल क्लेम क्या है? आपके गुड्स, तो आपको जीएसटी लग जाएगा। लेकिन बेटा सरकार को पता है 3 ही एक्शनेबल क्लेम थे जिसपे जीएसटी लगाना था, एक था लॉटरी, एक था बेटिंग और तीसरा था गैम्बलिंग। आपको पता है गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से करा कि पहले गुड्स की डेफिनेशन में बोल दिया कि सारे एक्शनेबल क्लेम क्या है? गुड्स। लेकिन नेगेटिव सप्लाई में क्या बोल दिया कि एक्शनेबल क्लेम जो कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के अलावा है वो नेगेटिव है, मतलब उनपे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब 3 ही एक्शनेबल क्लेम है जहां पर आपको क्या लग सकता है? जीएसटी, जो कि ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। मैं आपको एक चीज बता दूं, जीएसटी से पहले इनका सेपरेट एक्ट हुआ करता था जिसमें लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे टैक्स लगाया जाता था। आज जीएसटी के अंदर ही इसको भी कवर कर लिया गया है, और कवर करने के लिए इन्होंने करा किस तरीके से? गुड्स की डेफिनेशन में सारे एक्शनेबल क्लेम को कवर किया, लेकिन नेगेटिव सप्लाई में बोल दिया कि 3 को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, मतलब बाकी सब पे जीएसटी नहीं आएगा। और 3 कौन कौन से हैं जो नेगेटिव नहीं है? लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, इन पे जीएसटी आएगा। ये बात क्लियर है आप लोग को? चलिए, और 7(2) भी हम नोटिफाइड एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट तो देख ही चुके थे। एक काम करेंगे बेटा, स्केड्यूल नंबर 3 को कंपाइल करेंगे, बहुत आपको मतलब ये लर्न करने वाला है आपका स्केड्यूल नंबर 3। तो स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर आप ध्यान रखिएगा नेगेटिव सप्लाई। नेगेटिव सप्लाई में आप क्या ध्यान रखोगे? नेगेटिव सप्लाई मतलब ये वो सप्लाई है जो आपकी सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। जब भी कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया था? सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा केस क्या बताया था बेटा? एमपी, एमएलए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर चेयरपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट एंटिटी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी पोस्ट से रिलेटेड, उसके तो भैया उस पर आपको नेगेटिव सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? वो क्रेमेटोरियम, ब्यूरियल वगैरह की जो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज वगैरह की सर्विस है, मतलब मरने के बाद वाली जो सर्विस है, उन पे भी आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। फिर मैंने आपको पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया बेटा? 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपको बताया सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। प्राइमा फेसी थॉट क्या आना चाहिए? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ स्केड्यूल नंबर 2। और पैरा 5B स्केड्यूल 2 बोलता है कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अगर सीसी मिलने से पहले 1 रुपए भी रिसीव कर लिया तो सप्लाई मानेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब पूरा पैसा सीसी के बाद रिसीव करो तो आपको यही लग जाएगा और ये सप्लाई बोल देगा सप्लाई नहीं है। लेकिन 1 भी रुपए अगर आपने सीसी से पहले, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी से पहले 1 भी रुपए अगर रिसीव कर लिया तो भैया उसको सप्लाई मानेंगे और आपको क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। इसके बाद
एक्शनेबल क्लेम, तो एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव सप्लाई है। सर जब एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगाना ही था तो यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई में क्यों डाला? बेटा यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली लिखा एक्शनेबल क्लेम बट अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, मतलब सारे एक्शनेबल क्लेम 3 को छोड़कर क्या है नेगेटिव है, और 3 कौन कौन से नेगेटिव नहीं है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, अब वो टाइम आ गया जब अपन को सेक्शन 7 को कंपाइल करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर स्केड्यूल नंबर 2। स्केड्यूल नंबर 2 को अपन सेपरेटली कंपाइल करेंगे क्योंकि अभी अपन को उस तक अपनी सोच को ले जाने के लिए पहले इसको अब अच्छे से समझना पड़ेगा, और अब आप फोकस करिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो अब मैं एलैबोरेट कर रहा था वो हो चुका है टाइम खत्म। अब अपन को इसको डिस्कस करना है बिल्कुल कंपाइल्ड वे में, जो अपन को ध्यान रखना है। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं सप्लाई। सर क्यों पढ़ रहे हैं सप्लाई? क्योंकि बेटा चार्जिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ने बोला था कि जब भी इंट्रास्टेट सप्लाई होगा किस चीज का, गुड्स और सर्विस का, तो आपको क्या लगेगा, जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, सेक्शन नंबर 15 किस टाइम पे लगेगा, सेक्शन 12, 13, 14, और किस मतलब कौन पे करेगा, टैक्सेबल पर्सन पे करेगा 9(1) के अंदर, 9(3), 9(4) में आरसीएम में रेसिपिएंट पे करेगा, और 9(5) के अंदर ईसीओ पे करेगा। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि सप्लाई फर्स्ट कदम है, पहला कदम है जो जीएसटी लगने के लिए जरूरी है, वो क्या है, सप्लाई। अच्छा सप्लाई भी किस चीज का, गुड्स और सर्विस का। तो आपके सामने एक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, जो है गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन, जिसमें गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। और अभी मैंने आपको बताया कि भैया एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी में कवर करना था, इसलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, ये आपके क्या माने जाएंगे, गुड्स। और सर्विस के बारे में क्या बोल दिया, कोई भी चीज एनीथिंग अदर देन गुड्स, कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो आपकी क्या है, सर्विस, लेकिन एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, मतलब मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स से भी एक्सक्लूड किया और सर्विस से भी एक्सक्लूड किया, क्योंकि उस पे गवर्नमेंट की इंटेंशन जीएसटी कलेक्ट करने की नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक छोटी सी बात ये और क्लियर होना चाहिए इन डेफिनेशन से रिलेटेड, कि भाई अगर मनी के लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है फॉर यूज ऑफ मनी वगैरह, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जीएसटी आपको लग जाएगा। अब बात करेंगे सप्लाई की। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है सप्लाई की। इसके अंदर दो सब सेक्शन है, सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2). सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड, सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड। सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 सब क्लॉजेज हैं, 7(1)(a), 7(1)(b) और 7(1)(c। और सेक्शन 7(2) एक्सक्लूड की बात करूं तो उसके अंदर भी 2 सबसेक्शन है, 2 क्लॉजेज हैं, 7(2)(a), 7(2)(b। एक एक करके हम पूरे क्लॉजेस डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 7(1) के अंदर 7(1)(a) की। 7(1)(a) ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Section 7(1)(a) very very important. All form of supply of goods or service such as sale, exchange, barter, license, rental, lease, disposal made or agreed to be made for consideration in the course of furtherance of business. इसके बाद बेटा सेक्शन 7(1)(b). सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। 7(1)(a) और 7(1)(b) में कंसिडरेशन मस्ट है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) में कंसिडरेशन मस्ट है, बिजनेस मस्ट नहीं है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं सेक्शन 7(1)(c), तो 7(1)(c) के अंदर आपके सामने आता है स्केड्यूल नंबर 1, और स्केड्यूल नंबर 1 बोलता है 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, जिसके अंदर स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर 4 पैरा विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई, डीम्ड सप्लाई भी बोलते हैं। पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। आपने किसी असेट का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है फ्री में, उस असेट को खरीदते टाइम आपने उस पर क्या क्लेम किया था, आईटीसी क्लेम किया था। सरकार बोलती है हम आपको जीएसटी लगाने वाले हैं, भले ही आपने कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया। 7(1)(c) के अंदर स्केड्यूल नंबर 1 का पहला पैरा कौन सा हो गया आपका, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। पैरा नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी आपकी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। इसके अलावा पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल, और यहां पर एजेंट छोटा मोटा एजेंट नहीं है, ये अपने खुद के नाम का क्या इश्यू करता है, इनवॉइस। और 7(1)(c) के अंदर स्केड्यूल नंबर जो अपना 1 चल रहा है, इसके अंदर पैरा नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। वहां पर था फॉर कंसिडरेशन, यहां पर है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। वहां पर था वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहां पर है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वहां पर किसी से भी ले लो, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई माना जाएगा। यहां पर बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी से भी नहीं, यहां पर आप इंपोर्ट पता है किससे कर रहे हो, या तो अपने खुद के रिलेटेड से या फिर अपनी खुद की एंटिटी से जो कि इंडिया के बाहर है, और कंसिडरेशन भी नहीं चार्ज कर रहे हो, रिलेटेड से कर रहे हो। और भैया इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो ये क्या माना जाएगा, आपका सप्लाई। ये बात आपको क्लियर है।
और बेटा सेक्शन 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड के अंदर 7(2)(a), 7(2)(b), 7(2)(b) नोटिफाइड सप्लाई कौन कौन सी है? वो भैया नगर पंचायत या नगर पालिका अगर आर्टिकल नंबर 243G या 243W के थ्रू कोई सप्लाई करती है तो भैया उसको हम क्या मानेंगे? नेगेटिव सप्लाई, मतलब उस पर जीएसटी वगैरह नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस अगर गवर्नमेंट किसी को देती है और उसकी कोई फीस चार्ज करती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज आर नोटिफाइड सप्लाई। और नोटिफाइड सप्लाई आती है सेक्शन 7(2)(b) के अंदर। नोटिफाइड सप्लाई कम इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सेक्शन 7(2)(a। और सेक्शन 7(2)(a) क्या बोलता है? नेगेटिव सप्लाई। और नेगेटिव सप्लाई देने के लिए सरकार ने एक स्केड्यूल आपको बता दिया, स्केड्यूल नंबर 3, जिसके अंदर लिस्ट दी हुई है जो आपकी नेगेटिव सप्लाई है। मतलब इन चीजों पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। और जब आप उसके अंदर देखोगे तो पहला पैरा आप पाओगे वो है कोई भी सर्विस जो एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर को जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं है, नेगेटिव सप्लाई। या फिर सेकंड चीज, कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर भी जीएसटी आपको नहीं लगेगा, नेगेटिव सप्लाई। तीसरी चीज, अगर एमपी, एमएलए या पार्षद वगैरह या फिर बेटा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एमपी वगैरह, या फिर कोई चेयरपर्सन ऑफ एनी गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट में स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट है, मतलब कोई ऑथोरिटी वाले पर्सन है यार ये लोग, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको या तो इलेक्ट किया गया है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ये लोग बड़े बड़े लोग हैं कुछ, तो यार ये लोग अगर कोई सर्विस अपनी ऑथोरिटी के वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन पर्टिकुलर सर्विसेज पे आपको जीएसटी नहीं आएगा, नेगेटिव सप्लाई माना जाएगा। पैरा नंबर 3। और पैरा नंबर 4 क्या बोलता है? पैरा नंबर 4 बोलता है कि डिजीज्ड, मरने के बाद, मरने से रिलेटेड नहीं, मरने के बाद कोई सर्विसेज है, क्रियाक्रम टाइप की सर्विसेज, उन सब सर्विसेज पे आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। पैरा नंबर 5 बोलता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कल को जब आप घर बेचोगे, लैंड बेचोगे, प्लॉट बेचोगे, आपको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ स्केड्यूल नंबर 2। और 5B ऑफ स्केड्यूल 2 क्या बोलता है कि यार अगर पूरा का पूरा पैसा आपने सीसी मिलने के बाद लिया तो नहीं लगेगा, एक भी रुपए अगर आपने पहले ले लिए तो आपको जीएसटी लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पैरा नंबर 5B हो गया। इसके बाद बेटा पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 6 में आपको क्या ध्यान रखना है? पैरा नंबर 5 हो गया आपका सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाला। और इसके बाद आपका लास्ट पैरा जो है ये एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह अगर है तो आपको जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। नहीं, मैं इसमें एक चीज ये सोच रहा था कि मैं आपको ये डेफिनेशन शायद पढ़ाना भूल गया, रिलेटिव वाली, स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर। स्केड्यूल नंबर 1 जो है हमारा, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में रिलेटिव की डेफिनेशन है। क्योंकि रिलेटिव मतलब क्या इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन पूरे जीएसटी में एक ही चलेगी। और तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है बेटा? ध्यान सुनिएगा, एक बार बस रीड आउट करने वाली डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन आपके काम की है, ध्यान से सुनिएगा। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर हूं या आप मेरे बिजनेस में डायरेक्टर हो, तो हम आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटिव। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। आप और मैं अगर लीगली रिकॉग्नाइज, मतलब जनता को पता है कि आप और मैं पार्टनर है, तो हम लोग क्या माने जाएंगे? रिलेटिव। या फिर हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, अगर मैं आपका एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉई, या वाइस वर्सा केस में भी हम क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी पर्सन 25% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मेरे अंदर या आपके अंदर होल्ड कर रहा है तो भी हम क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। बेटा ध्यान सुनिएगा। या फिर वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं या आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो, या कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी हम क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है वो ये है, दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। आपको पता है मेंबर ऑफ सेम फैमिली में पति पत्नी बच्चे तो आने ही आने हैं, विदाउट एनी डाउट पति पत्नी और बच्चे आने ही आने वाले हैं। लेकिन मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी के केस में देखना पड़ेगा, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आएंगे, डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं आएंगे। मतलब मेरा भाई अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो वो मेरा रिलेटिव माना जाएगा, अगर वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो मेरा रिलेटिव नहीं माना जाएगा। ये रिलेटिव की डेफिनेशन कहां काम की थी? स्केड्यूल नंबर 1। ये जो स्केड्यूल नंबर 1 आप देख रहे हो, यहां पर पैरा नंबर 2 क्या था? पैरा नंबर 2 था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको कल ही बता दी थी, आज मैं रिलेटिव की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, मिस आउट हो रही थी हमसे। और रिलेटिव की डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या बोला? अगर हम लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, या मैं आपके बिजनेस में डायरेक्टर, आप मेरे बिजनेस में डायरेक्टर, या मैं आपको कंट्रोल करता हूं या आप मुझे कंट्रोल करते हो, या हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल करता है, या कोई पर्सन आप में या मुझ में या दोनों में 25% और मोर होल्डिंग रखता है, 25% है, 20 नहीं है, 25% है, तो भी हम क्या माने जाएंगे? रिलेटिव। और जो याद रखने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मतलब पति पत्नी बच्चे तो हमेशा रिलेटिव हैं, लेकिन मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन रिलेटिव जब माने जाएंगे, जब ये कब माने जाएंगे? जब भैया डिपेंडेंट हो।
ये क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद अभी बेटा अपन ये विद पैरा नंबर अपन को ध्यान रखना पड़ेगी चीजें, क्योंकि ये अभी चीजें अपन को समझना है, समझ आप चुके हो, अब फोकस अपना याद करने पे ही रहेगा आप। चलो सप्लाई हो गई, ओके, नेगेटिव सप्लाई भी हो गई, मतलब सीधी सी बात है सर, सेक्शन 7(1) भी अप्लाई कर दिया और 2 भी अप्लाई कर दिया और इसके बाद ही आप कंक्लूड कर पाओगे कि सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। मतलब दोनों सेक्शन पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे वेदर इट इज अ सप्लाई और इट इज नॉट अ सप्लाई। अब बेटा एक बार अगर सप्लाई हो चुकी है ना, तो आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सप्लाई गुड्स की है या फिर सप्लाई सर्विस की, और ये काम किसका है, स्केड्यूल नंबर 2। अभी तक 3 स्केड्यूल में से 2 आप पढ़ चुके थे, स्केड्यूल नंबर 1 जहां पर 4 केसेस है जो कि विदाउट कंसिडरेशन क्या माने जाएंगे, सप्लाई, और स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर 6 केसेस है जो कि आपकी नेगेटिव सप्लाई मानी गई हैं। तो ये 2 आप पढ़ चुके हैं, अब आपको पढ़ना है स्केड्यूल नंबर 2। लेकिन स्केड्यूल नंबर 2 पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 7(1) एज वेल एज 7(2) बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले पूरा कंपाइल करवाया। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई हो चुकी है तो ही आपको स्केड्यूल नंबर 2 के पास जाना है, जो कि आपको आंसर करने वाला है वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। सर क्यों जरूरी है जानना? बेटा जीएसटी के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जो गुड्स पे अलग लगते हैं, सप्लाई पे अलग लगते हैं, सर्विस पे अलग लगते हैं। सर एग्जांपल दीजिए बेटा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अब आप पूरा जीएसटी पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा था सेक्शन 12 आपने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का टीओएस किस सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 12। और उसके बाद आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 13 जहां पर आपने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे बेटा प्लेस ऑफ मतलब अलग अलग प्रोविजन गुड्स पे अलग है, सर्विसेज पे अलग है, इसलिए हमको ये बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है कि भैया ये गुड्स है या फिर सर्विस है। क्योंकि यार मान लो इसी चीज का आपको टीओएस कैलकुलेट करना है, तो भैया इस वाले केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 12 और इस वाले केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 13। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, इसलिए हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये काम कौन सिखाता है हमको? स्केड्यूल नंबर 2। ये रटने से ज्यादा समझने वाली चीज है, बाकी पूरा सप्लाई आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार समझने के बाद आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आंसर फ्रेम करने के लिए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके समझने वाला पार्ट है, इसको अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। स्केड्यूल नंबर 2 की मैं बात करने वाला हूं, जो कि आपका है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेटा इसके अंदर बहुत सारे पैरा हैं, जिसमें सबसे पहले हम पैरा नंबर 1 की बात करें, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो यहां पर सरकार ने आपको पता है सिंपल सी एक चीज बोली सरकार ने पैरा नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ गुड्स के अंदर, अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल मतलब क्या होता है बेटा? आप लोगों को पता है टाइटल मतलब ओनरशिप। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो तो सप्लाई सर्विस। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने आपको ये आईफोन आपके नाम ही कर दिया कि आप रख लो इसको, आपको परमानेंटली दे दिया। बच्चे ध्यान सुनिएगा, तो यहां पर आपको टाइटल ट्रांसफर हो गया। टाइटल जरूरी नहीं है कि लिखित में कुछ ट्रांसफर हो, लेकिन अगर मैंने आपको उसको दे दिया है परमानेंटली तो टाइटल ट्रांसफर हो गया है। और टाइटल जब भी ट्रांसफर हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन बेटा यही मोबाइल मैंने आपको सिर्फ 1 महीने यूज करने के लिए दिया, तो टाइटल थोड़ी दिया, इस बार मैंने आपको राइट दिया है। तो राइट अगर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये मैंने आपको गुड्स दिया है, कल वापस ले लूंगा, लेकिन 1 महीने यूज करने को दिया है, वो आपकी क्या है? सर्विस। तो अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर राइट ट्रांसफर हुआ है तो सप्लाई सर्विस। लॉजिकल बात है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए पैरा नंबर 1। चलिए इसके बाद पैरा नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग। भैया ध्यान से देखिएगा, सप्लाई सर्विस किसे सप्लाई सर्विस बोलेंगे? एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। बेटा कोई भी लीज वगैरह है, कोई भी रेंट वगैरह है, ये सब वैसे भी आपको पता होना चाहिए, सर्विस के अंदर ही आने वाला है, गुड्स के अंदर नहीं आएगा। सेकंड चीज भी वही बोला, एनी लीज लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मतलब सीधी सी बात है बेटा, पैरा नंबर 2 ने इतनी सी बात बोली है कि लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप किराए वगैरह पे दोगे, लाइसेंस वगैरह पे दोगे, लीज पर दोगे, तो ये सारी चीजें सर्विस के अंदर आने वाली है, ना कि गुड्स के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली भी हम इसको यही समझते हैं। चलिए इसके बाद बेटा पैरा नंबर 3 ट्रीटमेंट और प्रोसेस। बच्चे ध्यान सुनिएगा, आपने किसी और के गुड्स पे अगर कोई काम करके दिया है तो उसको अपन बोलते हैं जॉब वर्क। और यहाँ पर जॉब वर्क की ही बात हो रही है। किसी और के गुड्स पे अगर आपने कोई काम करके दिया तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन समवन एल्स गुड्स। तो इसको बेटा ध्यान सुनिएगा, इसको क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर कैसे ध्यान रखेंगे? बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी आप गाड़ी में कोई काम करवाते हो, आपकी खुद की एक्टिवा में या फिर आपकी खुद की कार में, तो आप कार वगैरह शोरूम पर लेकर जाते हो, और शोरूम पे लेके जाते हो तो वो आपकी कार के अंदर सर्विस करता है ना? आप उसको सर्विस ही वर्ड यूज करते हो कि हमने कार की सर्विस करवाई है, जबकि आपको पता है उसके अंदर वो गुड्स भी डाल रहा है और सर्विस भी यूज कर रहा है, लेकिन आप तो उसको क्या बोलते हो? सर्विस। आज तक हम उसको क्या ही बोलते हैं? सर्विस। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, किसी के सामान पर, देखो कार आपकी थी, काम कौन कर रहा था? शोरूम वाला।
तो किसी के भी सामान पे जब कोई काम किया जाता है तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस है, हम उसे क्या मानेंगे, सप्लाई और सर्विस ऑलवेज। भले ही उसके अंदर गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विस भी इन्वॉल्व है, फर्क नहीं पड़ेगा। पैरा नंबर 2 ने मतलब स्केड्यूल नंबर 2 के पैरा नंबर 3 ने आपको क्लियर कर दिया है कि किसी और के सामान पे अगर कोई काम करके दिया जा रहा है तो दैट इज योर सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। चलिए इसके अलावा पैरा नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, बच्चे ध्यान सुनिएगा, अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हो रहा है, परमानेंटली जा रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और टेम्पररी अगर जा रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंट जाना मतलब वो टाइटल जैसा, सप्लाई ऑफ गुड्स, और टेम्पररी जाना मतलब राइट जैसा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक, इसके बाद बेटा पैरा नंबर 5 के अंदर बहुत सारी लिस्ट दी हुई है और बोला गया है कि नीचे दी हुई कुछ 5-6 चीजें, जो भी चीजें हैं वो हमेशा क्या मानी जाएगी, ऑलवेज सप्लाई सर्विस मानी जाएंगी। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए अभी मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं, फिर अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे जितना याद रखना है, लेकिन पहले समझिएगा आप बातों को। तो पैरा नंबर 5 बोल रहा है कि नीचे दी हुई सारी चीजें ऑलवेज क्या मानी जाएंगी, सप्लाई सर्विस। आपने पूछा क्या क्या, तो इसने पहली चीज आंसर करी, रेंटिंग ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी। अगर आपने इम्यूअल प्रॉपर्टी को किराए पर दिया तो सप्लाई सर्विस। सर इम्यूअल प्रॉपर्टी तो इधर भी आ गया था बेटा, इधर लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड आया था और यहां पर शब्द रेंट यूज भी नहीं था, और यहां पर क्या आया है, यहां पर रेंटिंग ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी आई है। इम्यूअल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है। और मैं तो आपको बता रहा हूं बेटा, कोई ट्रीटमेंट में फर्क थोड़ी है, यहां पर भी सप्लाई सर्विस ही था, यहां पर भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गुड्स है या सर्विस है, बाकी आपको जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि पैरा 2 का कौन सा वाला ऐसी बात कर रहा है। दूसरी चीज आपको पता है, आपने नेगेटिव सप्लाई में पढ़ा था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5 का कौन सा वाला, बी वाला, सब्जेक्ट टू पैरा 5B। तो पैरा 5B क्या है, देखिए ध्यान से, पैरा 5B ये है वो पैरा 5B जिसका सब्जेक्ट टू वहां पर नेगेटिव सप्लाई में बोला था। और क्या बोला है यहां पर, देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, बट इन फॉलोइंग केस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब कंस्ट्रक्शन वाला जो भी है वो आपका सप्लाई और सर्विस माना जाएगा, वैसे तो बोल दिया, लेकिन नीचे ये भी बता दिया कि कुछ केस में उसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, मतलब वो नेगेटिव सप्लाई हो जाएगा। और यहां पर वही बात है जो आपको ऑलरेडी पता है, वेयर इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, और कब रिसीव करा है पूरा कंसिडरेशन, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। मतलब सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब वो पहला बंदा जिसने उसको खरीदा है उस प्रोजेक्ट में, तो सीसी और फर्स्ट पर्सन विच, उन दोनों के बाद अगर पूरा पैसा मिलता है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, उस पर सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन भैया अगर पैसा आपने पहले ले लिया, अगर 1 भी रुपए आपने पैसे पहले ले लिए तो बेटा ध्यान सुनिएगा, 1 भी रुपए पहले ले लिए तो फिर ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर सप्लाई तो माना ही जाएगा, लेकिन सप्लाई कौन सा वाला माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए अभी बेटा अपना पैरा नंबर 5 खत्म नहीं हुआ। पैरा नंबर 5 में अभी अपन ने 2 ही चीज देखी है। पहली चीज क्या है, रेंटिंग ऑफ इम्यूअल प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज क्या देखी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह। अगर पूरा का पूरा पैसा सीसी मिलने के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद मिलता है तो आपका सप्लाई सर्विस, फिर तो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 1 भी रुपए आपको सीसी मिलने से पहले मिल गए या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले मिल गए तो सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई किस चीज का माना जाएगा, सप्लाई सर्विस, क्योंकि पैरा नंबर 5 ऑलवेज किसकी बात करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस की। इसके बाद बेटा आपको डाउट नहीं आना चाहिए, मतलब आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि पैरा नंबर 5 के अंदर 2 चीजें तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर है, पहली चीज ये, दूसरी ये, और ए बी के बाद सी कहां पर है मैं आपको बता दूं, नीचे है। तो सी कहां पर है बेटा, ये है सी, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट वगैरह। आपने परमानेंट ट्रांसफर नहीं करा है बेटा, टेम्पररी ट्रांसफर करा है। टेम्पररी ट्रांसफर कोई भी चीज करोगे वो सप्लाई सर्विस में ही आने वाली है। इसके अलावा डेवलपमेंट, मतलब ये आपका डी वाला क्लोज हो जाएगा, पैरा 5D हो जाएगा ये। तो क्या है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन एसेट्रा ऑफ इन्फोटेक सॉफ्टवेयर। मतलब आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया है, डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट वगैरह किया है, प्रोग्राम वगैरह किया है,
तो बेटा ध्यान सुनिएगा, वैसे तो ये सप्लायर सर्विस माना जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है तो सप्लायर सर्विस, प्रीपैक सॉफ्टवेयर है, प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर जो पैकेट मिलता है सीरियल की के साथ वगैरह, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विस नहीं माना जाएगा। नॉर्मली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन कोई प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अगर आप ले रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अलावा एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, बेटा कुछ ना करना भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। कुछ ना करना कंसिडरेशन भी माना गया था, और कुछ ना करना आपका सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आने वाला है, क्योंकि बात क्लियर है आप लोग को। और बेटा लास्ट चीज इसमें क्या है, एक और चीज है इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड। सर राइट वाला तो ऑलरेडी देखा था, हाँ बेटा पैरा नंबर 1 के अंदर देखा था, वहां पर राइट इन गुड्स था, यहां पर राइट टू यूज एनी गुड्स है। आपको मैं बता दूं, आपको पढ़ने के बाद कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि इतना डिफरेंस है भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही केस में राइट जहां पर भी है वहां पर आपका सप्लाई किस चीज का होने वाला है, सर्विस। तो आप ये मत बोलिएगा कि पैरा नंबर 1 में लिखा है या पैरा 5 में लिखा है, आप तो ये देखिएगा राइट लिखा है ना, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, परमानेंट ट्रांसफर लिखा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्पररी लिखा है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ रहे हैं मेरी बात? रेंट वगैरह की बात हो रही है ना, रेंट वगैरह, लीज वगैरह, तो ये क्या ही होने वाला है, सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए अच्छा, ये आपका पैरा 5B से रिलेटेड एक एग्जांपल, एक नहीं 2-3 एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको बता देता हूं, पैरा नंबर 5 का बी, पैरा नंबर 5 का बी जो आपने अभी देखा था, सीसी वाली जो बात हो रही थी। तो देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन, ये ऑफिस बेचा जा रहा है जिसकी वैल्यू 80 लाख रुपए है, और पहले केस में ये बेचा गया है, सीसी यहां मिला है, और इससे पहले ही एक बार 40 लाख और एक बार 20 लाख रुपए ले लिए थे, मतलब टोटल 60 लाख रुपए सीसी से पहले आ चुके थे, और सीसी के बाद कितने आए, 20 लाख रुपए। आपको पता है सीसी से पहले एक भी रुपए अगर आ जाएगा तो सप्लाई मानेंगे यस और नो, और किस चीज की सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा ध्यान सुनिएगा, आपको पता है एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और एक और चीज ये क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी 60 लाख पे नहीं लगेगा, जीएसटी पूरे 80 लाख पे लगेगा। एक भी रुपए अगर आपने पहले रिसीव कर लिए तो इंटायर अमाउंट पे आपको जीएसटी लगेगा। मतलब इस वाले केस में 60 लाख पहले करे, 20 लाख बाद में करे, टोटल 80 लाख करे ना, तो जीएसटी कितने पे आएगा, 80 लाख रुपए पे। सेकंड वाला केस, सीसी मिलने से पहले 1 रुपए आपने रिसीव कर लिए और बाकी पूरे के पूरे पैसे आपने सीसी मिलने के बाद रिकवर करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे 80 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, और क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा केस, पूरा का पूरा पैसा सीसी मिलने के बाद मिला 80 लाख, नॉट टैक्सेबल, और यहां पर बेटा टैक्सेबल नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है, पैरा 5। सर किस चीज का पैरा 5, स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 के पैरा 5 में लिखा था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर सीसी। अगर पूरा का पूरा पैसा सीसी मिलने के बाद मिलेगा तो उसको तो फिर हम सप्लाई ही नहीं मानते हैं एज पर पैरा 5 ऑफ दैट स्केड्यूल 3। और इसमें क्या बोला था, बट इट इज सब्जेक्ट टू पैरा नंबर 5B, और 5B से रिलेटेड ये 2 एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल पैरा 5B से रिलेटेड है, पैरा 5B। और किसका पैरा 5B, स्केड्यूल 3 का नहीं, स्केड्यूल 2 का, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ पैसा आपका सीसी से पहले आ गया, इस केस में इसको सप्लाई सर्विस माना जाएगा और पूरा अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, दिस इज समथिंग टेक्निकल वाला पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और बिल्डर से रिलेटेड जब भी बात होगी जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये क्लियर है आपको? चलिए अच्छा, अभी भी बेटा ये खत्म नहीं हुआ, ये तो पैरा नंबर 5 था। पैरा नंबर 5 के अंदर वो 5-6 चीजें आ गई थी जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस हमेशा मानी जाती है, जिसमें पहला था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वो कंस्ट्रक्शन वगैरह था जहां पर पूरा का पूरा पैसा नहीं, कुछ ना कुछ पैसा आपका सीसी से पहले आ गया था, तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई सर्विस। फिर इसके बाद टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर भी सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन हो रहा है, इंप्लीमेंट वगैरह हो रहा है, कस्टमाइजेशन, प्रोग्रामेशन, ये भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अलावा एग्रीइंग टू, मतलब कुछ ना करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस, और भैया ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन गुड्स, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा ये सारी चीजें कहां पर आ रही हैं, ये सारी चीजें आपकी पैरा 5 में आ रही हैं, वो वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए यहां के बाद ये देखिए ना लिखा है रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट पेज। अच्छा, अभी पैरा 5 के बाद एक और पैरा है, पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 6 का है, कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जब भी कंपोजिट सप्लाई होगी वो हमेशा क्या मानी जाएगी, सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। और इसमें भैया वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं आपको अभी बता देता हूं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो आप ध्यान रखना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। और क्या होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, आपको बता दूं बेटा, किसी बिल्डिंग पर अगर मैंने किसी को कोई काम करने को दिया है और वो इस बिल्डिंग पे मटेरियल भी खुद का यूज करेगा, लेबर भी खुद की यूज करेगा, मतलब मटेरियल भी उसका, लेबर भी उसकी, तो ऐसे सर्विस को हम बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो जो पर्सन है वो आके अपना मटेरियल भी यूज करेगा, अपनी लेबर भी यूज करेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
तो और वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? सप्लाई सर्विस। बेटा इसमें गुड्स और सर्विस दोनों है, सरकार ने क्या बोला, इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। या फिर अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो जो भी आप खाना वाना खाते हो, वो खाना वैसे तो गुड्स होना चाहिए, लेकिन भैया ये लोग बोलते हैं कि यार खाना थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो खाना बना के बेच रहे हैं ना, तो वो सर्विस है। और ये बोलते हैं कि उसमें मेन पार्ट है वो सर्विस है, इसलिए क्या लगा देते हैं उस पर, उसको भी क्या मानते हैं अपन? सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा 6 आपके सामने बोलता है, वो पैरा नंबर 7 आज की तारीख में आपका डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है पैरा नंबर 7। ठीक है, अभी अपन बेटा इस चीज को देख लेंगे। एक बार वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और अपन अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज अपन ने 2-3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, रिलेटिव की डेफिनेशन एक बार रीड करने के पर्सपेक्टिव से काम की थी कि नहीं, एक बार रीड करना चाहिए आपको। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अगेन आपकी एक अच्छी डेफिनेशन है, काम की डेफिनेशन है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या बोला? बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सॉरी इधर देखिएगा, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, फिटिंग आउट, रेनोवेशन, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, ऑल्टरेशन और कमीशनिंग। ये कोई भी चीज, मतलब सब कुछ ही बोल दिया यार, इसमें क्या ही छूट रहा है? समझना मेरी बात। कोई भी चीज जो आपने किससे रिलेटेड करा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इम्यूएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्यों? देखिए नीचे लिखा है, ऑफ एनी इम्यूएबल प्रॉपर्टी वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, जहां पर गुड्स भी सप्लाई हो रहा है और क्या भी सप्लाई हो रहा है, सर्विस भी सप्लाई हो रहा है, ऐसे हम काम को क्या बोलते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बात क्लियर है आप लोग को? चलिए अब बेटा 2-3 मतलब मुझे आपको ये तो अपना सप्लाई वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी अपन इसको पूरा कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमें इसको अब याद करने पे फोकस करना है। लेकिन उससे पहले 2 और चीजें मुझे आपको बतानी है। एक होता है कंपोजिट सप्लाई और एक होता है मिक्स सप्लाई। सर क्या काम का है ये? बेटा बहुत काम का है, क्योंकि अगर कंपोजिट सप्लाई है, सर कंपोजिट सप्लाई का एक एग्जांपल दीजिए बेटा, लैपटॉप विद चार्जर। लैपटॉप जब भी आप खरीदते हो आपके साथ क्या भी आता है? चार्जर। तो लैपटॉप के साथ जो चार्जर आपको आ रहा है उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। अभी मोटा मोटी बता रहा हूं, डेफिनेशन अभी एग्जैक्टली अपन देखेंगे। सर मिक्स सप्लाई क्या होता है? बेटा आप गए हो, एक बॉक्स आपने खरीद लिया है, एक बॉक्स आपने खरीद लिया जिसके अंदर भैया डेयरी मिल्क भी रखी है, और दवाई भी रखी है, और न जाने क्या क्या चीज रखी है, आइसक्रीम, डेयरी मिल्क और कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रखा हुआ है। एक बकरा भी उसके अंदर रखा हुआ है, हमने एग्जांपल देखा था। तो इसको हमने क्या बोला था? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब ऐसा कोई नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं है ना। बकरे के साथ भाजी रखी है तो आप समझ जाइएगा बेटा वो कोई नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई। और बेटा कंपोजिट सप्लाई मतलब जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है। जैसे कि बेटा आप जब भी मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल के साथ चार्जर छोड़ो, एक कवर भी आजकल आता ही आता है, वो ट्रांसपेरेंट, जो 1 महीने बाद पीला पड़ जाता है। तो भैया मोबाइल के साथ जो आप कवर आपको आ रहा है वो भी आपका कौन सा सप्लाई माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई। या फिर आप लैपटॉप खरीद रहे हो उसके साथ बैग भी आता है, तो वो भी आपका कौन सा सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई। अब बेटा मुझे एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या आपको चार्जर खरीदना होता है इसलिए आप लैपटॉप भी खरीद लेते हो? नहीं। क्या आपको लैपटॉप खरीदना है इसलिए आप चार्जर भी खरीद लेते हो? मतलब मेन इसमें क्या है? लैपटॉप। तो बेटा अगर कोई चीज कंपोजिट सप्लाई है ना, तो आप बेटा मेन जो चीज है ना आप उसकी सप्लाई मानते हो। मतलब यहां पर आप किसकी सप्लाई मानोगे? लैपटॉप की। मतलब जो प्रोविजन, जो रेट जीएसटी का लैपटॉप पे लगने वाला था वो आप पूरे अमाउंट पे लगा दोगे अगर वो कंपोजिट सप्लाई होगा तो। समझिएगा बात। चार्जर भी है, लैपटॉप के साथ चार्जर भी है, और मान लीजिए बैग भी है। अरे आपकी इंटेंशन बैग खरीदने की नहीं होगी। अगर बैग खरीदने की इंटेंशन होगी तो 4000 रुपए में स्काईवे का मस्त बैग आ जाएगा, लेकिन आप 50,000 रुपए का लैपटॉप नहीं खरीदोगे बैग खरीदने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपकी इंटेंशन क्या खरीदना थी? लैपटॉप खरीदना, साथ में आपको बैग मिल गया, चार्जर मिल गया, आपने हंसी खुशी रख लिया, आपने हंसी खुशी रख लिया। लेकिन बेटा मेन चीज क्या है? लैपटॉप। प्रिंसिपल गुड क्या है? लैपटॉप। तो सप्लाई पता है किसकी मानी जाएगी? वो 50,000 रुपए किसकी सप्लाई मानी जाएगी? लैपटॉप की। लेकिन उस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, जिस बॉक्स के अंदर बेटा 50 चीजें रखी हुई है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या रखा है मैं आपको बता देता हूं बेटा। एक तो इसके अंदर बकरा रखा है, और इसके अंदर रखी है डेयरी मिल्क रखी है, आइसक्रीम रखी है। और मैं आपको बताऊं, आप डीमार्ट गए थे, आपने वो की चेन वगैरह और बहुत सारी चीजें, नोज पेन और इयररिंग्स वगैरह भी आपने बहुत सारी चीजें खरीद के इस डब्बे के अंदर रख लिया। ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा था, तो बेटा ये कोई नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं था, ये तो कुछ भी बनाया हुआ कॉम्बिनेशन था। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स सप्लाई। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्स सप्लाई। अब बेटा जो काम की चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल गुड की सप्लाई मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल गुड, उसमें कोई ना कोई एक चीज प्रिंसिपल होगी, आप उसकी सप्लाई मानोगे। लेकिन मिक्स सप्लाई के केस में सरकार बोलती है आप बना रहे हो ना, एक काम करो जिसमें हाईएस्ट रेट हो ना उसी की सप्लाई है वो। तो
अब ये मत जाना कि हाईएस्ट रेट वाला 10 रुपए की चीज है, अरे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार ने आपको लगा दिया। सरकार ने बोला जो भी हाईएस्ट रेट है उस बॉक्स के अंदर वो आपकी क्या मानी जाएगी, उस चीज की सप्लाई मानी जाएगी और उस चीज के टैक्सेस आपके ऊपर लग जाएंगे। बात क्लियर है आपको? सर व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एग्जैक्टली, व्हाट इज मिक्स सप्लाई एग्जैक्टली? बेटा इसका आंसर करता है अपन को डेफिनेशन। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर सरकार बोलती है टू और मोर कंपोजिट सप्लाई, बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट सप्लाई टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो देखिए क्या लिखा है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है, वो अपने आप, मतलब जब भी कोई जनरल पब्लिक उस चीज को खरीदती है तो वो मान के चलती है कि लैपटॉप के साथ बैग आएगा या फिर मोबाइल के साथ वो कवर आएगा। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नेचुरली बंडल्ड, इसका मतलब क्या है, आप बंडल नहीं बना रहे हो, आप बंडल नहीं बना रहे हो, वो ऑलरेडी ऐसी ही बिकती है मार्केट के अंदर। सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वो एक साथ सप्लाई की जा रही है। ऑब्वियसली जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, जब वो एक साथ सप्लाई हो रही है तो ही हम इस चीज की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, बेटा उसमें से कोई ना कोई एक चीज आपकी मेन चीज है, प्रिंसिपल चीज है। जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर और लैपटॉप के साथ बैग वगैरह में कौन सी चीज मेन है आपकी, लैपटॉप। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लैपटॉप है उस केस में। अच्छा लैपटॉप के साथ क्या पब्लिक मान के चलती है कि बैग मिलेगा? यस, लैपटॉप के साथ बैग आते ही आता है तो वो नेचुरली बंडल्ड है। क्या लैपटॉप के साथ बैग वो दोनों एक साथ दे रहा है? यस। क्या नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहा है? यस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपकी क्या, और क्या उसमें कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई है? यस, लैपटॉप इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो इस केस में किसकी सप्लाई मानी जाएगी? लैपटॉप की सप्लाई। और मिक्स सप्लाई, बेटा ध्यान सुनिएगा, मिक्स सप्लाई में फर्क आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। मिक्स सप्लाई में टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, वहां पर बोला था टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहां पर क्या बोला, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, क्योंकि यहां पर हो सकता है कोई चीज पे जीएसटी ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहां पर टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। अच्छा वहां पर बोला था मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वहां पर भी बोला था मेड इन, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। यहां पर भी बेटा वो पूरे बॉक्स के आइटम एक साथ हो रहे हैं, मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस, बेटा ध्यान सुनना, माना वो बॉक्स के अंदर 50 अलग अलग चीज थी, लेकिन अगर सबके प्राइस अलग अलग होते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो बॉक्स आपने 1000 रुपए का खरीदा जिसके अंदर 50 चीजें ना तो दिक्कत है। मतलब अगर आपने सिंगल प्राइस पे वो बॉक्स खरीद लिया तो सरकार को दिक्कत है। अगर वो बॉक्स, बेटा आप 50 की जगह 50,000 चीज खरीद लेते, लेकिन अगर प्राइसेस उनके अलग अलग होते सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार को दिक्कत कैसी हुई, आपने कोई ऐसा बॉक्स खरीद लिया जिसका प्राइस था 1000 रुपए, अब इस बॉक्स के अंदर 1000 चीजें हैं, तो 1000 चीज में जो भी हाईएस्ट रेट वाली चीजें सरकार बोल रही है उसकी सप्लाई मानेंगे हम। तो क्या बोला, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहले कोई भी बच्चा कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करेगा, अगर वो कंपोजिट सप्लाई निकल जावे तो आप मिक्स सप्लाई मत अप्लाई करिएगा। मतलब मिक्स सप्लाई तक बात ही कब आती है, जब वो कंपोजिट ना हो। सर कंपोजिट कब होती है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नेचुरली बंडल्ड, जो एक साथ बेचे जा रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिसमें से एक कौन सा है, कम से कम प्रिंसिपल है, एटलीस्ट वन गुड इज अ प्रिंसिपल गुड, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। अगर कोई चीज आपने बताइए लैपटॉप के साथ बैग क्या कंपोजिट सप्लाई है? यस। तो बेटा लैपटॉप के साथ बैग कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए आपको मिक्स सप्लाई में जाना ही नहीं है। सर मिक्स सप्लाई में कब जाएंगे, बेटा आपने एक बॉक्स खरीद लिया जो कि 1000 रुपए का है, उसके अंदर 5000 चीजें हैं और आपने सिंगल प्राइस में वो खरीद लिया, तो क्या उसमें एक से ज्यादा चीजें? यस, 5000 चीजें हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या सिंगल प्राइस पे ये सर वो 1000 रुपए का बॉक्स है जिसके अंदर 5000 चीजें हैं। अब भैया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो कंपोजिट सप्लाई है? नहीं सर, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, मतलब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो अब उसको अपन क्या बना देंगे, मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है, मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट, और कंपोजिट सप्लाई के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिंसिपल सप्लाई का प्रोविजंस लगेंगे। बात क्लियर है आप लोग को? चलिए अब बेटा एक काम करते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट सप्लाई वाला टॉपिक, लेकिन अब आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। अब जो हम डिस्कस करेंगे अब ये आपका काम का रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग बहुत अच्छे से। हम पढ़ रहे थे सप्लाई, क्यों पढ़ रहे थे सप्लाई, मैं आपको एक बार चार्जिंग सेक्शन वापस से याद दिलाना चाहता हूं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जब भी टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा, सप्लाई, कौन सी वाली, सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं 9(1), तो जब भी टैक्सेबल पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा, किसकी, गुड्स और सर्विस की, किसकी सप्लाई करेगा, गुड्स और सर्विस, एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको जीएसटी लगेगा। किस वैल्यू पे लगेगा, सेक्शन नंबर 15 किस टाइम पे लगेगा, सेक्शन 12, 13 और 14 कौन पे करेगा, 9(1) के अंदर टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। 9(2) के अंदर 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लगेगा, कल लग जाए। वो कौन सी चीजें हैं, डैम, पेट्रोल, खत्म। 9(3), 9(4) के अंदर आरसीएम, मतलब कुछ केस जहां पर जीएसटी आरसीएम में आएगा, और 9(5) के अंदर ईसीओ कुछ केस में जीएसटी पे करेगा।
तो बेटा जीएसटी लगाने के लिए चार्जिंग सेक्शन की वजह से सप्लाई होना जरूरी था। वो सप्लाई है या नहीं है ये कौन बताएगा? सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जितने भी सेक्शंस आप पढ़ते हो, आप सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन पढ़ते हो, अनलेस आपको कुछ अलग नहीं बताया जाए, तो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 आपको बताता है व्हाट इज सप्लाई। तो इसने आपको दो सेक्शंस बताए, सेक्शन 7(1), 7(2). 7(1) के अंदर तीन सब सेक्शन है, मतलब तीन क्लोजेस हैं, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C, और 7(2) के अंदर दो हैं, 7(2)A, 7(2)B। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 7(1)A की। तो अब बेटा अब आपको सब कुछ अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सेक्शन 7(1)A, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई मानी जाएगी। सेक्शन 7(1)B, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपकी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। 7(1)C के अंदर आता है स्केड्यूल नंबर 1, जो आपसे बोलता है 4 केस जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी सप्लाई मानी जाएगी, जिसका पहला पैरा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। अगर आपने कोई ऐसा एसेट जिस पे आपने आईटीसी लिया था, अगर आपने उसको फ्री में किसी को बेच दिया तो उसको भैया सप्लाई माना जाएगा, उस पे आपको जीएसटी लगने वाला है। पैरा नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी आपकी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी, इवन इफ इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। 7(1)C के अंदर पैरा नंबर 3, स्केड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, जहां पर एजेंट बड़ा वाला है, ऑन इनवॉइस वाला है, तो सप्लाई मानी जाएगी विदाउट कंसिडरेशन। और 7(1), अब मैं विदाउट कंसिडरेशन बार बार नहीं बोलूंगा। पैरा नंबर 4 ऑफ स्केड्यूल नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जब आप रिलेटेड पर्सन से लो या फिर आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से लो जो कि इंडिया के बाहर है, या आपकी खुद की एस्टेब्लिशमेंट, आपकी खुद की एंटिटी से लो जो कि इंडिया के बाहर है, आपकी क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेटा स्केड्यूल नंबर 1 के अंदर 4 पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। पैरा नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। बच्चे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला केस में, क्योंकि वो रिलेटिव माने जाएंगे, लेकिन 50,000 रुपए तक का रिलैक्सेशन है, 50,000 रुपए तक में कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी। मैंने आपसे क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बात करूं तो वहां पर 50,000 की रिलैक्सेशन है, 50,000 तक की आपकी नहीं मानी जाएगी, अलाउड है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और बेटा पैरा नंबर 3 क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल भी आपकी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी। और पैरा नंबर 4 क्या है आपका? इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम योर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया भी आपकी क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी, इवन इफ इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन। स्केड्यूल नंबर 1 ऑलवेज टॉक अबाउट विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई। 4 केस जो आपको ध्यान देना चाहिए। बात क्लियर है आपको? इसके बाद बेटा 7(2) के अंदर दो सेक्शन, 7(2)A, 7(2)B। 7(2)B नोटिफाइड सप्लाई, वो अगर कोई भी हमारी नगर पंचायत वगैरह या म्युनिसिपैलिटी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ सेक्शन आर्टिकल की वजह से कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस सर्विस को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, नोटिफाइड सप्लाई है। या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अगर अल्कोहलिक लिकर के लिए कोई लाइसेंस फी चार्ज करती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी कौन सी सप्लाई है? नोटिफाइड सप्लाई। तो 7(2)B तो नोटिफाइड सप्लाई है, 7(2)A आपकी क्या है? नेगेटिव सप्लाई। और नेगेटिव सप्लाई के लिए कौन सा स्केड्यूल है? स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर टोटल 6 पैरा है। पैरा नंबर 1 एक एक करके अपन बात करेंगे। पैरा नंबर 1 है सबसे पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर है तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। पैरा नंबर 2 क्या है? पैरा नंबर 2 है, बच्चे ध्यान सुनिएगा, सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। फिर पैरा नंबर 3 अपना एमपी एमएलए विधायक वगैरह जो है, या फिर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला पर्सन है या फिर चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी है, तो इनकी सर्विसेज पे भी आपको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और पैरा नंबर 4 है आपका वो ब्यूरियल वगैरह, क्रेमेटोरियम वगैरह, मॉर्चुरी वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। और पैरा नंबर 5 क्या है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी। पूरा का पूरा पैसा अगर सीसी के बाद मिला है तो अपन उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 5 भी बोलेगा सप्लाई मान लो तो हम मान लेंगे। और 5 भी कब बोलता है? जब सीसी मिलने से पहले 1 भी रुपए आपने रिसीव कर लिया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? और पैरा नंबर 6 क्या है आपका? पैरा नंबर 6 बेटा अपना वो है एक्शनेबल क्लेम। अगर वो पैरा नंबर 6 है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम है सप्लाई नहीं माना जाएगा, नेगेटिव सप्लाई है। ये बात ध्यान रखना। पैरा नंबर मतलब नेगेटिव सप्लाई आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, अगर कोई चीज सप्लाई हो गई है तो अब आपको डिसाइड करना पड़ता है वेदर इट इज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। और सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई सर्विस है, इसके लिए आप कौन से पैरा के पास जाते हो? कौन से स्केड्यूल के पास जाते हो? स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 2 के पास आप जाते हो। स्केड्यूल 2 आपको बताएगा कि कोई चीज सप्लाई है तो वो सप्लाई गुड्स की है या फिर सर्विस की है, जिसमें पैरा नंबर 1 बोलता है अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर राइट ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 2 बोलता है वो लीज वगैरह है, लाइसेंस वगैरह है ऑफ लैंड बिल्डिंग वगैरह, तो सप्लाई ऑफ सर्विस।
पैरा नंबर 3 बोलता है किसी और के गुड्स पे अगर आपने कोई काम करके दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 4 बोलता है अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर करा है बिजनेस असेट का तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्पररी ट्रांसफर करा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा नंबर 5 बोलता है कुछ नीचे दी हुई चीजें हमेशा क्या मानी जाएंगी, सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें पहली चीज वो बोलता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी चीज वो बोलता है कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जहां पर एक भी रुपए आपने सीसी से पहले रिसीव कर लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टेम्पररी ट्रांसफर किया सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किया है या इंप्लीमेंट किया है, प्रोग्राम वगैरह किया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर में ध्यान रखिएगा प्रीपेक्ड सॉफ्टवेयर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, बाकी नॉर्मल केस में सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रीपेक्ड सॉफ्टवेयर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसी बेटा और भी मैंने आपको बताया था वो राइट वगैरह ट्रांसफर किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना ये। इसके अलावा पैरा 5 के बाद था पैरा नंबर 6, और पैरा नंबर 6 के अंदर था कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस, और एक और था रेस्टोरेंट वाली सर्विस भी सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाओगे सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम होगा सप्लाई ऑफ सर्विस, या कंपोजिट सप्लाई जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट? बेटा इस प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे मुझे पेंटिंग करवाना थी और मैंने आपसे बोला कि यार पेंट भी आपका और पेंट करने वाला भी आपका, तो ऐसी सर्विस को अपन क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या मानी जाएगी, आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस। बात क्लियर होना चाहिए आपको। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, क्योंकि अगर वो चीज कंपोजिट सप्लाई है तो भैया प्रिंसिपल वाले गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, और अगर वो चीज प्रिंसिपल वाले की मानी जाएगी, और अगर वो चीज मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट वाले की सप्लाई मानी जाएगी। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन बेटा, कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर क्या आता है मैं आपको बता दूं। कंपोजिट सप्लाई के अंदर आता है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जहां पर कम से कम एक गुड क्या है, प्रिंसिपल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई क्या होता है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, हाँ साथ सप्लाई हो रहे हैं लेकिन मजबूरी में हो रहे हैं एक सिंगल प्राइस के लिए। अगर अलग अलग प्राइस होता तो मिक्स सप्लाई की बात नहीं होती, अगर सिंगल प्राइस है तो ही किसकी बात होगी, मिक्स सप्लाई की बात होगी। यस और नो? अच्छा ये चीज मिक्स सप्लाई होगा। और एक और चीज, ये मिक्स सप्लाई तक जब ही जाएंगे जब वो चीज कंपोजिट सप्लाई नहीं हो, मतलब कोई चीज अगर कंपोजिट सप्लाई हो जाए तो मिक्स सप्लाई की बात ही नहीं होगी, या फिर कोई चीज भले ही बॉक्स के अंदर है लेकिन अलग अलग चीजों के अलग अलग रेट हैं तो उस केस में भी मिक्स सप्लाई नहीं होगी। मिक्स सप्लाई होने के लिए कंपोजिट सप्लाई भी नहीं है वो, और सिंगल प्राइस पे है तो ही वो मिक्स सप्लाई हो सकती है। बात क्लियर होना चाहिए आपको। और याद क्या रखना है, कोर जो कंसेप्ट है वो है मिक्स सप्लाई के लिए हाईएस्ट रेट और कंपोजिट सप्लाई के लिए प्रिंसिपल वाला। चलिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। ये आपका सप्लाई वाला टॉपिक था, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अच्छा नहीं सॉरी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर नहीं, अभी रुक जाइए, अभी मुझे कल वाले सेक्शन को थोड़ा सा एक बार कंपाइल करवाना है। कल वाला जो हमने देखा था बच्चे, वो हमने देखा था चार्जिंग सेक्शन। अच्छा चार्जिंग सेक्शन तो अभी भी अपन ने डिस्कस करा, आपको अच्छे से क्लियर ही था कि सेक्शन 9 के अंदर 5 सब सेक्शन है। हम सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, एवरी टैक्सेबल पर्सन जब भी वो सप्लाई करेगा, कौन सी वाली सप्लाई, सीजीएसटी की बात हो रही है तो इंटरस्टेट सप्लाई किस चीज की, गुड्स और सर्विस। गुड्स मतलब क्या, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स। एंड सर्विस, सर्विस मतलब क्या, एनी काइंड एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो भी चीज गुड्स ना है वो क्या है, मनी एंड सिक्योरिटी है, लेकिन इंक्लूडिंग एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है। अच्छा क्या बोला था 9(1) में, एवरी टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग इंटरस्टेट सप्लाई, जो भी इंटरस्टेट सप्लाई करेगा गुड्स और सर्विस की एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपको क्या लगने वाला है, सीजीएसटी। ऑब्वियसली बात है, सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन क्या ही बोलेगा, क्या लगेगा, सीजीएसटी। एसजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलेगा, क्या लगेगा, एसजीएसटी। आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन बोलेगा, आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी। अच्छा आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन इंटरस्टेट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इंटरस्टेट सप्लाई। किस वैल्यू पे लगेगा, वो कोई भी हो, हमेशा सेक्शन नंबर 15। किस टाइम पर लगेगा, हमेशा सेक्शन 12, 13, 14। कौन पे करेगा, 9(1) के अंदर हमेशा सेलर, रेसिपिएंट, सॉरी 9(1) के अंदर हमेशा सेलर पे करेगा, मतलब टैक्सेबल पर्सन। किस रेट से होगा बेटा, अगर सीजीएसटी है तो 20%, एसजीएसटी है तो 20%, यूटीजीएसटी है तो 20%, लेकिन अगर वो आईजीएसटी है तो 40% मैक्सिमम है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। 9 to 5 चीजों पे जीएसटी आज नहीं लगेगा, कल लग सकता है। वो कौन सी चीजें यार, डैम पेट्रोल खत्म, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम क्रूड। 9(3) और 9(4) में कुछ केसेस है जहां पर जीएसटी आपको सेलर को नहीं पे करना है, यहाँ पर किसको पे करना है, रेसिडेंट को पे करना है। 9(5) के अंदर कुछ केसेस है जहां पर जीएसटी किसको पे करना है, ईसीओ को पे करना है। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था इंटरस्टेट सप्लाई होता है और इंटरस्टेट सप्लाई होता है। इंटरस्टेट सप्लाई में आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी, और इंटरस्टेट सप्लाई में क्या लगेगा, सीजीएसटी, और सीजीएसटी के साथ या तो एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी।
अच्छा, कब होता है इंटर स्टेट सप्लाई? जब एलओएस और पीओएस सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो भैया उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। और एलओएस और पीओएस अगर दो अलग अलग स्टेट के अंदर है, एलओएस और पीओएस, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। चलिए, इसके बाद बेटा इंडिया की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो जमीन, हवा, पानी, है ना, समुद्र के अंदर भी कुछ वो नॉटिकल माइल्स तक, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो सब क्या माने जाएंगे? आपके इंडिया। यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया था कि वैसे तो सारी यूनियन टेरिटरी जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है वही लेना है, लेकिन दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनको आपको जीएसटी में यूनियन टेरिटरी ना मानते हुए क्या मानना है? स्टेट मानना है। और पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही कम काम की आपकी डेफिनेशन होती है पर्सन की, क्योंकि यार यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो छूट रहा है, मतलब सभी लोग यहाँ कवर है, इसलिए आपके लिए ये कोई काम की डेफिनेशन है नहीं। और इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसको जीएसटी, जिस पर जीएसटी लगना था, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिस पर जीएसटी नहीं लगना था। अच्छा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपको ध्यान होना चाहिए, डैम, पेट्रोल खत्म, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगा। और वो सारी चीजें जिसपे जीएसटी लग रहा है वो किस सप्लाई के अंदर आएगी? टैक्सेबल सप्लाई के अंदर। अच्छा, एक और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर 3 चीजें। एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस 2 चीजें, कौन कौन सी 2 चीजें? निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल। मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस निल रेटेड, होली एग्जेम्प्ट एंड इट आल्सो इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास पैन कार्ड तो एक ही होता है, रिलायंस एक ही है बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ही है, रिलायंस कम्युनिकेशन दूसरी हो सकती है, रिलायंस टावर तीसरा हो सकता है, रिलायंस फ्रेश चौथा हो सकता है। मैं आपके सामने एक कंपनी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके पास एक ही पैन कार्ड होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा इनकम टैक्स में, लेकिन जीएसटी में उसके पास अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। हर स्टेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, जहां आपको बिजनेस करना है हर उस स्टेट में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, और आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो। एक तो कंपलसरी है, एक से ज्यादा आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा पेन एक ही होता है, लेकिन जीएसटी नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। अच्छा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था? रिलायंस का एमपी, रिलायंस का यूपी, रिलायंस का महाराष्ट्र आपस में क्या माना जाएगा? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। ये तो रजिस्टर्ड वाले लोग हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड वाली भी जगह है, जैसे मान लीजिए एक और जगह है रिलायंस इंदौर, और ये इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखो, इसका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इसका दूसरा है, इसका तीसरा है, और चौथी जो जगह है इंदौर, इसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भी ये सब आपस में क्या माने जाएंगे? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। इन दोनों सेक्शन को कंबाइन करके जब आप पढ़ोगे तो यही कुछ कंक्लूजन निकलेगा। इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसके पास खुद का जीएसटी नंबर है, लेकिन यूआईएन होल्डर को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलेंगे। और सप्लायर मतलब कोई भी पर्सन जो सेल कर रहा है, इसके एजेंट को भी उसमें हम मान लेंगे सप्लायर। चलिए, रेसिपेंट। रेसिपेंट मतलब क्या बच्चे ध्यान दीजिएगा, रेसिपेंट मतलब क्या? नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में नहीं बेटा, यहां पर अपन रेसिपेंट देखना है एग्जैक्टली। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो जो पर्सन पैसा पे कर रहा है बेटा, आप लोगों ने कोचिंग की फीस नहीं पे करी होगी, आपके मम्मी पापा ने शायद पे की होगी, तो आपके मम्मी पापा रेसिपेंट माने जाएंगे। अगर लॉजिकल वे में बोलूं तो आप रेसिपेंट है, लेकिन अगर मैं सेक्शन 293 को फॉलो करूं तो आपके मम्मी पापा क्या माने जाएंगे? रेसिपेंट। लेकिन अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, अगर पैसा नहीं इन्वॉल्व है, तो उस केस में जिस पर्सन को गुड्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं या फिर सर्विस अवेलेबल कराई जा रही है, वही क्या माना जाएगा? रेसिपेंट। मतलब अगर आप में से कोई फ्री में पढ़ रहा है तो आप ही रेसिपेंट हो, लेकिन अगर पैसों में पढ़ रहा है और पैसे मम्मी पापा ने दिए तो रेसिपेंट कौन है? मम्मी पापा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको बताया था, ये कोई काम का नहीं था, लेकिन एक चीज जो काम की है, जो कल मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर पाया था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको मैंने समराइज नहीं करवाया था। तो बेटा कुछ चीजें हैं जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो कौन सी चीजें हैं? डैम, पेट्रोल खत्म, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम क्रूड, इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। सर कौन सी चीजें हैं? बेटा ड्रग्स, कल देखा था ना नार्कोटिक ड्रग्स, और कल हमने टोबैको भी देखा था। अच्छा, ड्रग्स के केस में जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में स्टेट वाला एक्साइज लगेगा, और टोबैको केस में जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सेंट्रल वाला क्या लग जाएगा? एक्साइज। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी ही नहीं लगता है, लेकिन एक्साइज और वेट दोनों लगते हैं। सर कौन कौन सी चीजें हैं? बेटा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी नहीं लगता, आपने पढ़ा था ऑल फॉर्म ऑफ नहीं, आपने पढ़ा था सेक्शन 9(1) के सारे गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उस पर बेटा एक्साइज लगेगा, साथ में क्या भी लग जाएगा? वेट। मतलब ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली पता है बच्चा क्या सोचता है कि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वेट खत्म हो चुका है। बेटा आज भी वेट, सीएसटी सब जिंदा है कुछ चीजों पर। देखिए ना, पेट्रोल पर आज भी वेट लगता है, पेट्रोल पर आज भी सीएसटी लगता है, आज भी टोबैको पे एक्साइज लगती है ना। मतलब वो सारे एक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आज भी जिंदा हैं, भले वो उनकी रेलेवेंस बहुत कम हो चुकी है, एक आध चीज पे लग रहा है, लेकिन लग रहा है आज भी वो। तो बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं,
और कुछ चीजों पे जीएसटी के साथ क्या लगेगा, एक्साइज लगेगा। ये दो चीजें हैं। और कुछ चीजें ऐसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन एक्साइज और वेट और सीएसटी सब लग जाएंगे। वो कौन सी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वगैरह। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे एक लिंक होता है जिसपे लिखा होता है फॉलो, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो फॉलो हो जाएगा। और बाकी आप फिर इस चैनल पे आग लगा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फालतू में मतलब देखो